नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार के नॉवल मिलता है। इस कहानी में सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एसमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकते। ये कहानी केवल व्यास के लिए है। चले आप कहानी पर नजर डालें। द सीओज ऑब्सेशन, अर्जुन। अध्याय 131। बनीगल अर्जुन रायजादा ने अपने पहले दिन जेल में प्रवेश किया और पहले से ही अपूरणीय राजा बन गया था। 4 स्वर्गीय राजा उसके पीछे थे और हाउजी और दाजिया द्वारा संरक्षित थे। उनके दिन अत्यंत आरामदायक थे। जहां तक तानाशाह लियू की बात है, अर्जुन रायजादा के आने के बाद से लियू का जीवन दिन प्रतिदिन बदतर होता गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। तब से जियागुआई जेल में एक व्यक्ति रहता था जो अपने सिर पर खरगोश के कान वाला सफेद कोट पहने हुए था और अपनी पीठ पर बड़ी संख्या में जेल की वर्दियों से भरी एक टोकरी लिए हुए था। अरे लियू वांगबा, यहाँ और भी कुछ है। जेल के अंदर से एक जोरदार आवाज आए। खरगोश लड़की तुरंत टोकरी ले गई और कोठरी के अंदर मौजूद व्यक्ति ने अपनी पीठ पर रखे कपड़ों का एक बंडल टोकरी में फेंक दिया और कहा, इन्हें अच्छी तरह से साफ करो वरना आज रात तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। हाँ, तानाशाह लियू ने तुरंत सिर हिलाया। उसके चेहरे पर गहरी नाराजगी थी। लियू तानाशाह जेल में सबसे निम्न दर्जे का व्यक्ति बन गया था, जबकि अर्जुन रायजादा ने लियू का स्थान ले लिया था। इससे झांग दादन को संकट का गहरा एहसास हुआ। उसे डर था कि अर्जुन रायजादा किसी भी समय उसकी जगह ले सकता है। रात हो गई और जियांगुआई शहर एक बार फिर जगमगा उठा। शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जियांगुआई शहर के पीछे तियानिया समूह के विरुद्ध एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। इस समय तियानिया ग्रुप के सीईओ को इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। उस समय यूनिवर्सल इंटरनेशनल बिल्डिंग तियानिया ग्रुप के मुख्यालय की छत पर एक काली आकृति खड़ी थी जिसने फेसबुक का मुखौटा पहना हुआ था। एक जोड़ी गहरी आंखें अनंत आकाश की ओर देख रही थीं। तभी नीचे से 2 आकृतियां तेजी से ऊपर की ओर आईं। स्क्वाड लीडर, फेसबुक मास्क पहने 2 लोगों ने आदरपूर्वक उस छायाचित्र को प्रणाम किया। उस आदमी ने सिर हिलाया। जापान के सूमो पहलवान का मुखौटा पहने हुए आदमी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, बताओ तुमने अभी तक अपनी चाल क्यों नहीं चली? मैं स्क्वाड लीडर, मुझे अभी तक कोई अच्छा अवसर नहीं मिला है, आदमी ने अचानक कहा। अगर अर्जुन रायजादा ने ये सुना होता तो वह तुरंत सूमो मास्क वाले मोटे आदमी को ली चेन के रूप में पहचान लेता। डूम्सडे परिवार के सदस्य के रूप में ली चेन को बचपन से ही डूम्सडे परिवार द्वारा कठोर प्रशिक्षण दिया गया था। मैं तुम्हें 1 महीना और दूंगा। यदि आपने तब तक कार्रवाई नहीं की है तो फिर अपना सिर मेरे पास लाओ, कंकाल के मुखौटे वाले दस्ते के नेता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और सख्ती से कहा, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं समझ गया। ली चेंग ने तुरंत सिर हिला दिया। बस अपना ख्याल रखना, दस्ते के नेता ने ठंडी हंसी हंसी। उसके सफेद बाल हवा में लहराने लगे और फिर वह और दूसरा व्यक्ति इमारत से कूदकर रात में गायब हो गए। ली चेंग ने अपना मास्क उतारकर उसे अपनी छाती में लगा लिया तथा अपनी जेब से एक पारिवारिक फोटो निकाली जो उसके पास बचपन से थी। उसकी आंखों में अनिच्छा और हृदय की पीड़ा झलक रही थी। आखिरकार वे परिवार ही थे। यदि उसे सचमुच तियानिया समूह को खत्म करना पड़ा तो क्या यह अपने पिता को अग्निकुंड में धकेलने और अपनी बहन को चट्टान से नीचे धकेलने जैसा नहीं होगा? सांस। ली चेंग ने आह भरी और कांपते हुए अपनी जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में डाल ली। इमारत के शीर्ष पर रेलिंग के सहारे झुककर उसने रात के दृश्य को देखा और अचानक उसे शहर से अलगाव का एहसास हुआ। स्क्वाड लीडर के आदेश का पालन करने के लिए ली चेंग ली परिवार और तियानिया समूह में वापस आ गया था। उसने धीरे धीरे ली तियानिया और रियो ओबरॉय का विश्वास हासिल कर लिया, फिर तियानिया समूह को रसातल में धकेलने की योजना बनाई। अपने मन में ली चेंग ने अतीत की घटनाओं और अपने बदसूरत बचपन को याद किया, जबकि रियो ओबरॉय एक शहद के बर्तन में बड़ा हुआ था और इसने उसके दिल में क्रोध को प्रज्वलित किया। दांत भींचते हुए उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके भीतर एक जानलेवा इरादा बेतहाशा उमड़ रहा था। उसने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया और उस पर 2 बार जोर से पैर पटका। फिर वह सीढ़ियों की ओर चला गया। अगली सुबह रियो ओबरॉय, लिन जिवेन और कैप्टन काओ के साथ जियांगुआई जेल की ओर दौड़े। एक अंगरक्षक के रूप में कैप्टन काओ विस्मय की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वह कमीना अर्जुन रायजादा न केवल एक बिजनेस सुपरवाइजर बन गया था, बल्कि उसे खूबसूरत सीओ से बहुत देखभाल भी मिली थी। वह सचमुच अपने आप को मृत्यु में भी भाग्यशाली मानता था। कैप्टन काओ ईर्ष्या महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। वह केवल रियो ओबरॉय के लिए कार तैयार करने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में व्यस्त थे। जब कार जेल पहुंची तो लिन जिवेन ने रास्ता साफ किया और सामान्य मुलाकात प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि यह अर्जुन रायजादा को देखने के लिए है, उत्साह अत्यधिक बढ़ गया। उन्होंने सक्रिय रूप से उनका नेतृत्व किया, यहां तक कि उन्हें कॉफी भी पिलाई। इसके तुरंत बाद अर्जुन रायजादा आलस से अपने शरीर को तानते हुए जेल से बाहर चला गया। अन्य लोगों के विपरीत उसके हाथों में हथकड़ी भी नहीं थी तथा उसकी जेल की वर्दी भी बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन रायजादा को निकलते देख रियो ओबरॉय उत्साह से खड़ी हो गई। ओह श्री ली, सहायक लिन, यह आप हैं। अर्जुन रायजादा ने तुरंत मुस्कुराते हुए और अपने आलसी व्यवहार को त्यागते हुए कहा। लिन जिवेन ने झुंझलाकर कहा, श्रीमान।
ली आपके बारे में चिंतित है क्योंकि जिवेन कृपया बाहर निकले। रिया ओबरॉय ने तुरंत लिन जिवेन को बीच में रोका। वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन रायजादा उसके बारे में चिंता करे। ठीक है, लिन जिवेन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। कमरे में केवल अर्जुन रायजादा और रिया ओबरॉय ही बचे थे। आंखों में आंसू के साथ रिया ओबरॉय ने अर्जुन रायजादा के नए कटे बालों और उसके जेल के कपड़ों को देखा और अंदर एक गहरा दर्द महसूस किया। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और कहा, श्रीमान ली, तुम क्यों रो रहे हो? मैं ठीक हूँ, है ना? कमीने। रिया ओबरॉय ने तुरंत खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया और गुस्से से कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें मुझे कैसे संबोधित करना चाहिए? 132 अध्याय 127 अध्याय 124 बनी गर्ल अंडरस्कोर 2। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और एक अजीब हंसी के साथ बोला, हे मैं कैसे भूल सकता हूँ। बस मुझे नहीं पता कि तुम दिन में हो या रात में। अब से चाहे दिन हो या रात मैं तुम्हारी मालिक हूँ। रिया ओबरॉय ने एक छोटी औरत की तरह अपने होंठ फुलाते हुए धीरे से कहा। अर्जुन रायजादा ने धीरे से रिया ओबरॉय की नाजुक नाक को चुटकी से दबाया, जो चिकनी और नाजुक थी, और मुस्कुराते हुए कहा, जियोरुओ, चिंता मत करो, मैं यहाँ काफी अच्छा कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। ओह मूर्ख, तुम मुझ पर इतना प्रयास क्यों करते हो? अर्जुन रायजादा मंद मंद मुस्कुराया। क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो। मुझे आखिरकार एक योग्य गुलाम मिल गया और मैं नहीं चाहता कि उसे जीवन भर के लिए जेल में डाल दिया जाए, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा। अर्जुन रायजादा अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह जानता था कि रिया ओबरॉय के विचार निश्चित रूप से ऐसे नहीं थे। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चूंकि मैं आपका दास हूं, मुझे अपने स्वामी की सेवा करने दीजिए। इसके साथ ही अर्जुन रायजादा नीचे झुका और रिया ओबरॉय के लाल होठों को पकड़ लिया। उसकी जीभ तेजी से उसके दांतों को खोलने लगी। पलक झपकते ही उसने उसकी सुरक्षा को भेद दिया। रिया ओबरॉय चौंक गई और जैसे ही उसने संघर्ष करने की कोशिश की, अर्जुन रायजादा ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके पास अपनी जीभ को उसकी जीभ में फंसाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों तुरंत आपस में उलझ गए। रिया ओबरॉय को पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। चुंबन की भावना वास्तव में अद्भुत थी। यदि संभव हो तो वह वास्तव में चाहती थी कि यह हमेशा के लिए रहे। हालांकि डियान लिंग के कार्यालय में डियान लिंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने निगरानी वीडियो पर स्पष्ट रूप से देखा कि रिया ओबरॉय, जिसे जियागुई शहर की शीर्ष सुंदर सीईओ के रूप में जाना जाता है, ने वास्तव में खुद को अर्जुन रायजादा की बाहों में फेंक दिया और अब वे चुंबन कर रहे थे। ये निश्चित रूप से डियान लिंग के लिए एक दृश्य बम था। रिया ओबरॉय हमेशा से ही डियान लिंग की आदर्श रही हैं। एक उत्कृष्ट व्यवसाय और परोपकारी महिला होने के नाते उनके कार्य कुछ ऐसे थे जिन्हें महिलाएं केवल देख सकती थीं, उनका अनुसरण नहीं कर सकती थीं। हे भगवान, ये अर्जुन रायजादा आखिर कौन है? डियान लिंग अर्जुन रायजादा को देखकर दंग रह गई। इस कमीने ने न केवल झांग यानतों को बहकाया बल्कि रिया ओबरॉय को भी पाने में कामयाब रहा। डियान लिंग इस पर विश्वास नहीं कर सका और न ही इसे स्वीकार कर सका। इस आदमी में ऐसा कौन सा आकर्षण था कि उसने दो अद्वितीय मानी जाने वाली महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया? डियान लिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, लगातार इनकार करते हुए कहा, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। बाद में डियान लिंग व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कक्ष के बाहर निरीक्षण करने गया और पाया कि यह दृश्य सच था। इससे डियान लिंग की अर्जुन रायजादा के प्रति जिज्ञासा फिर से बढ़ गई। उसे क्या पता था कि एक पुरुष के प्रति एक महिला की जिज्ञासा उसे आसानी से उसके जाल में फंसा सकती है। अब से तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा, समझे? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। एक मधुर चुंबन पाकर वह स्वाभाविक रूप से संतुष्ट था। मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, रिया ओबरॉय ने धीरे से कहा। आज रात मैं कार रेस के लिए जियांगमिन पर्वत पर जा रहा हूँ। इस बार यंग मास्टर वेई ने निमंत्रण भेजा कि यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और आपके बिना मुझे डर है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। क्या ऐसा है? अर्जुन रायजादा रुका, अपनी ठुड्डी को छुआ और बोला, आज रात जेल के बाहर सड़क पर आओ और मेरा इंतजार करो। ठीक 9 बजे हैं, देर मत करना। ठीक है, रिया ओबरॉय ने सिर हिलाया। इसके बाद रिया ओबरॉय इस मुलाकात से बहुत संतुष्ट होकर जेल से बाहर निकल गई। उस चुंबन ने उसका दिल लगभग पिघला दिया था। हालांकि रिया ओबरॉय के जाने के कुछ देर बाद ही लियू मोमो आ गई। इस छोटी नी के अस्पताल में साधारण उपचार के बाद अस्पताल चाहता था कि लियू मोमो के बाल काट दिए जाएं ताकि वह उचित ड्रेसिंग कर सके, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, ये जानते हुए कि उसके लहराते सुंदर बालों के बिना भाई अर्जुन उसे पसंद नहीं करेंगे। इसलिए लियू मोमो ने डॉक्टरों से साधारण उपचार करवाया और अस्पताल से चले गए। सौभाग्य से घाव संक्रमित नहीं हुआ और उस पर पहले से ही निशान बन गया था। भाई अर्जुन, ये वो सूप है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। लियू मोमो ने सूप को थमस से बाहर निकाला और फिर अर्जुन रायजादा से कहा, इसे गर्मागर्म पी लो। वाह, मुझे बहुत जलन हो रही है। बाहर से कई धीमी आवाजें आईं। हाँ जी भाई, बड़े झींगे, क्या आप लोग सूप लेंगे?
लियू मोमो ने लाल चेहरे के साथ पूछा और अपना सिर बाहर की ओर झांका जहां हाओजी और दाजिया इकट्ठे हुए थे। जेल में हाओजी और दाजिया को जहां भी वे जाना चाहते थे वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता था, यहां तक कि जेल के गार्ड भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हे हम इसे पीने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये भाई अर्जुन का विशेष चिकन सूप है। दोनों हंसे और एक साथ झुक गए। लियू मोमो और अर्जुन रायजादा पर बेतहाशा स्पष्ट नजरों का आदान प्रदान किया, जिससे लियू मोमो और भी शर्मिंदा हो गया। उसने उन पर कड़ी नजर डाली और कहा, हाओजी तुम लोग बहुत बुरे हो, सावधान रहो वरना मैं अर्जुन से तुम लोगों को पीटने के लिए कहूंगी। हम खत्म हो गए, हमें पीटा जाएगा। उन्होंने डर के मारे चिल्लाने का नाटक किया, लेकिन बिना किसी वास्तविक डर के जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर रहे थे। खासकर दाजिया, वह धूर्त आदमी जो अपने नितंबों को रगड़ते हुए ये कहते हुए इधर उधर उछल रहा था, आउच, दर्द हो रहा है। ठीक है, इसे बंद करो। मोमो तुम दोनों जितनी मोटी चमड़ी वाली नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बैठ जाओ और हमारे साथ आ जाओ। अर्जुन रायजादा ने उन्हें घूर कर देखा। अर्जुन रायजादा का हस्तक्षेप प्रभावी था और दोनों ने अपनी हरकतें बंद कर दी और आज्ञाकारी ढंग से चिकन सूप पीने के लिए बैठ गए। लानत है, मेरी मुर्गी की टांग मत चुराना। हाओजी भड़क उठा। मुर्गी का पैर तुम्हारा नहीं है, मैंने इसे पहले पकड़ा था इसलिए यह मेरा है। दाजिया ने तुरंत तर्क दिया। चिकन सूप पीते समय भी दोनों ने हंगामा मचाया, जिससे लियू मोमो को काफी परेशानी हुई। अंततः लियू मोमो को विदा करने के बाद झाग यानतोग आ गया। मुलाकात सत्र वास्तव में जीवंत थे। हाओजी और दाजिया को झाग यानतोग से कोई लगाव नहीं था। आराध्य लियू मोमो की तुलना में वह उनकी नजर में एक अलग दुनिया थी। इसलिए जब झाग यानतोग ने प्रवेश किया तो उन्होंने बस खर्राटे लिए और मुलाकात कक्ष से बाहर चले गए। कैप्टन झाग, आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा। ऐसा मत कहो, झाग यानतोग ने लाल चेहरे के साथ उत्तर दिया। वह नियंत्रित रूप से अर्जुन रायजादा के साथ साझा किए गए भावुक चुंबन के बारे में सोच रही थी। क्या जेल निदेशक आपके सहपाठी नहीं है? अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम, झाग यानतोग ने सिर हिलाते हुए पूछा। क्या उसने आपसे संपर्क किया है? ओह, उसने ऐसा किया है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, लेकिन उसने झाग यानतोग को यह नहीं बताया कि जेल निदेशक ने उससे क्या कहा था, क्योंकि वह झाग यानतोग के गुस्से से डर गया था और इन दो महिलाओं के बीच भयंकर लड़ाई की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। झाग यानतोग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, उसने तुमसे कुछ नहीं कहा है ना? नहीं, उसने बताया कि तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और तुम सबसे अच्छे दोस्त भी हो। अर्जुन रायजादा के शब्द दियानलिंग की कही बातों के बिल्कुल विपरीत थे। सचमुच, झाग यानतोग आश्चर्यचकित था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दियानलिंग ने ऐसा कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। डायनलिंग की आवाज आई। अर्जुन रायजादा अचंभित रह गई और उसने मुड़कर डायनलिंग की ओर देखा, जो अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके और काले बाल फैलाए खड़ी थी। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तुम यहाँ सब कुछ छिपकर सुन रहे हो? ये सही है। दियानलिंग मुस्कुराया और कहा, मैंने तुम्हें रियो ओबरॉय को चूमते हुए भी देखा था। 133, अध्याय 128, अध्याय 125। एक अच्छे आदमी को पकड़ो। जब वह बोल रही थी, दियानलिंग ने अपने बगल में झाग यानतोग पर नजर डाली, केवल ये जानने के लिए कि झाग यानतोग ने अपनी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया। इससे उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस आदमी को वह पसंद करती थी वह किसी और को चूम ले? इससे उसे कोई आपत्ति नहीं थी। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। झाग यानतोग हमेशा से एक उत्कृष्ट महिला रही थी और स्कूल के दिनों में जो लड़के उनका पीछा करते थे वे व्यावहारिक रूप से एक मजबूत समूह बनाने के लिए पर्याप्त थे। फिर भी अब वह एक व्यभिचारी आदमी के प्रति इतनी समर्पित थी। अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये जेल की यात्रा है, कम से कम थोड़ी गोपनीयता तो दोगे, है ना? अर्जुन रायजादा अचानक दहाड़ा। जेल मुलाकातों के लिए वास्तविक समय निगरानी की आवश्यकता होती है। कौन जानता है कि तुम क्या करोगे? डायनलिंग ने गुस्से से कहा। फिर उसने झाग यानतोग की ओर देखा और मुस्कुराई। टोन, ये लड़का वास्तव में एक प्लेबॉय है। आज सुबह ही कई सुंदरियां उनसे मिलने आई हैं। सबसे पहले ये तियान्या समूह की खूबसूरत सीईओ रियो ओबरॉय थी और उन्होंने चुंबन भी किया। फिर एक शुद्ध दिखने वाली स्कूली छात्रा आई जो उसके लिए चिकन सूप का एक बर्तन ले आए। अब तुम्हारी बारी है। टोन, मैं सचमुच नहीं जानती कि पिछले जन्म में उसे किस तरह का भाग्य मिला था कि वह इतनी सारी महिलाओं का दिल जीत सका था। लिंगलिंग, तुम जल्दी करो। झाग यानतोग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। इस दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन अच्छे आदमी बहुत कम हैं, खासकर जब से तुम हर दिन जेल में इन बुरे आदमियों से निपट रहे हो। मैं सचमुच आपके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। तो अर्जुन रायजादा भी एक अच्छा आदमी नहीं है? दियानलिंग मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं कहा कि वह एक अच्छा आदमी था। वह दुनिया का सबसे बुरा आदमी है। झाग यानतोग ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे बुरे आदमी पसंद हैं, खासकर अर्जुन रायजादा जैसे सबसे बुरे। दियानलिंग ने अचानक अपना हाथ अर्जुन रायजादा के हाथ में डाल दिया और मुस्कुराई। टोन, अगर मैं अर्जुन रायजादा को जीतने में कामयाब हो जाती हूँ तो क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जीत गई हूँ? तुम्हें पहले उसे पकड़ना होगा।
झांग यांटोग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिया ओबरॉय से ज्यादा प्रतिभा, सुंदरता और पैसा है? क्या आपको लगता है कि आप लियू मोमो से अधिक सुंदर और शुद्ध हैं? झांग यानतोग के शब्दों ने दियान लिंग को स्तब्ध कर दिया। वह झांग यानतोग को एक एक करके चुनौती देने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, सच में? तो फिर देखते हैं कि मेरा 34D आकर्षण अधिक लुभावना है या आपका 34 अधिक मोहक है। आप। झांग यांटोग का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया क्योंकि छोटी महिला ने बिना सोचे समझे उनकी ब्रा के आकार का उल्लेख किया, जिससे उसकी खुद की गरिमा भी गिर गई। दोनों की बातचीत बहुत ही प्यारी लग रही थी। पास में खड़े अर्जुन रायजादा ने जब दियान लिंग से उनके कप साइज के बारे में पूछा तो वह हंस पड़ा। दरअसल झांग यांटोग का फिगर दियान लिंग की तुलना में अधिक भरा हुआ और कामुक था। यद्यपि डायन लिंग का स्तन औसत चीनी महिला के स्तन आकार की तुलना में छोटा था, फिर भी वह काफी बड़ी थी। दियान लिंग ने मुंह बनाया और हंसते हुए कहा, क्या हुआ? टोन, क्या मैंने कुछ गलत कहा? या फिर आपका आकार घट गया है? बिल्कुल नहीं। झांग यांटोग का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी छाती आगे की ओर उठाई, चाहे कुछ भी बदल जाए, मैं अब भी तुमसे बड़ी हूँ। दोनों महिलाओं ने वास्तव में विजिटिंग रूम में अपने बस्ट साइज की तुलना करना शुरू कर दिया, जिससे अर्जुन रायजादा को काफी अच्छा दृश्य देखने को मिला। वे कहते हैं कि जिस क्षण एक महिला अपनी छाती को उभारती है वह सबसे आकर्षक होता है, और दो ऐसी खूबसूरत महिलाओं को लगातार खुद को प्रस्तुत करते देखना वास्तव में देखने लायक दृश्य था। अर्जुन रायजादा ने अपने होठों को चटकाया और मन ही मन सोचा, अगर वह दोनों महिलाओं को अपने अधीन रख सके, एक पुलिस की वर्दी में और दूसरी जेल प्रमुख की वर्दी में, ओह वह कैसा एहसास होगा। जैसे ही अर्जुन रायजादा अपनी जंगली कल्पनाओं में खोया था, दोनों महिलाएं अपने स्तनों के बारे में बहस करने से आगे बढ़कर अपनी संभावनाओं और फिर अपनी क्षमताओं पर आ गईं। अपने उग्र स्वभाव के लिए जानी जाने वाली दियान लिंग आगे बढ़ी और बोली, चलो पिछवाड़े में चलते हैं और देखते हैं कि कौन बेहतर है। चलो चले। कौन किससे डरता है? झांग यानतोग ने ठंडी मुस्कान दी। अर्जुन रायजादा, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? दियान लिंग ने अचानक अपना हाथ अर्जुन रायजादा के चारों ओर लपेट लिया, जबकि झांग यांटोग भी उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा और उपहास करते हुए बोला, अर्जुन रायजादा स्वाभाविक रूप से मानता है कि मैं जीतूंगा। तुम पर यकीन करना अजीब है, अर्जुन रायजादा मेरा साथ जरूर देगी, है ना? दियान लिंग पास झुकी और अपने लाल होठों को हल्के से अर्जुन रायजादा के कान के निचले हिस्से पर रगड़ते हुए बोली, जब तक तुम मेरा साथ दोगी, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी कोई भी शर्त पूरी करूंगी, यहाँ तक कि उस दिन तुमने जो प्रस्ताव रखा था, मैं उसे भी मानने को तैयार हूँ। अर्जुन रायजादा ने तेज सांस ली। धिक्कार है, ये दुष्ट महिला सचमुच हर छिद्र से प्रलोभन उगल रही है, लगातार उसकी इच्छा शक्ति को नष्ट कर रही है। अपने दांतों को भींचते हुए वह निर्णायक रूप से दियान लिंग से दूर चला गया और अपनी बांह झांग यांटोग की पतली कमर के चारों ओर लपेट दी। उसके हाथ ने अनजाने में उसके नितंबों को दबा दिया। स्पर्श काफी अच्छा लगा। जैसे ही झांग यांटोग भड़कने वाला था, अर्जुन रायजादा ने जल्दी से अपना गला साफ किया और घोषणा की, खांसी। मैंने कैप्टन झांग का समर्थन करने का निर्णय लिया है। डायन लिंग ने अर्जुन रायजादा की हरकत से नाखुश होकर कहा। लेकिन झांग यानतोग क्षण भर के लिए अर्जुन रायजादा के दुस्साहसिक दबाव को भूल गए और मुस्कुराते हुए बोले, लिंग, ऐसा लगता है कि आप किसी भी समर्थक को आकर्षित नहीं कर सकते। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चलो चले और मुकाबला करें। दियान लिंग ने अपने दांत पीस लिए और पहले बाहर चली गई। वास्तव में पिछवाड़ा पीछे की ओर की पहाड़ियां थीं, क्योंकि जियागुआई जेल पहाड़ों के सामने बनाई गई थी। हवा अच्छी थी, दृश्य सुंदर था, जो किसी भी कैदी के भागने के प्रयास के विरुद्ध एक प्राकृतिक अवरोध प्रदान कर रहा था। इन ऊंची दीवारों के भीतर 1000 से अधिक कैदियों को रखा गया था, जो जेल नंबर 1 और जेल नंबर 2 के बीच विभाजित थे। जेल नंबर 1 में 500 से अधिक लोग थे और जेल नंबर 2 में लगभग 500 से 600 लोग थे। दोनों जेलों के बीच एक हरा भरा लॉन था जहां कैदी व्यायाम कर सकते थे। इस क्षेत्र को उच्च वोल्टेज बिजली की बाड़ों ने घेर रखा था और 2 निगरानी टावरों के साथ यहां से भागने का मतलब था पहले चकमा देना। 134 अध्याय 128 अध्याय 125 एक अच्छे आदमी को पकड़ना _ 2 वॉच टावर की निगरानी से आगे उन्हें उच्च वोल्टेज बिजली की बाढ़ की बाधा से बचना था। तीनों लोग लॉन पर पहुंचे और अर्जुन रायजादा ने रेफरी की भूमिका निभाई। ऊंची दीवार पर ड्यूटी पर तैनात जेल गार्डों ने उन्हें देखा और चारों ओर इकट्ठा हो गए। प्रत्येक ने अपने कंधों पर एक राइफल लटका रखी थी। वे वहां खड़े होकर उन 2 सुंदर महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से आनंद ले रही थीं। दोनों महिलाएं लॉन पर खड़ी थीं, लड़ाई के लिए तैयार, लेकिन अभी तक उनकी लड़ाई शुरू करने का कोई संकेत नहीं था। अर्जुन रायजादा इन 2 महिलाओं को लड़ते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। जब पुरुष लड़ते हैं तो ये क्रूर और खूनी होता है। उन्होंने सोचा कि जब महिलाएं लड़ेंगी तो कैसा होगा। ठीक है, अगर तुम लड़ने जा रहे हो तो जल्दी करो, मुझे यहाँ धूप में तपने के लिए मत छोड़ो। अर्जुन रायजादा ने तपती धूप को सिर पर महसूस करते हुए कहा। मैं पहले जाऊंगी। डायन लिंग मुठ्ठियां भींचकर आगे बढ़ी। ग्रैपल फाइटिंग तकनीक का एक सेट उसके साथ एक विशिष्ट स्वाद लेता था, जो कुछ हद तक यौन चुन मुट्ठी की याद दिलाता था। ऐसा लगता था जैसे कि इस महिला के लड़ने के तरीके में कड़ाई की सुई का स्पर्श था।
झांग ग्यानतोक ने ठंडी मुस्कान दी, उसका दाहिना पैर तेजी से जमीन से उठा और वह डियानलिंग की ओर झपटी और ठंडे स्वर में हंसते हुए बोली, लिंगलिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इन 2 वर्षों में जरा भी नहीं बदली हो। यह मुक्का मुझसे ले लो। दांत पीसते हुए डायनलिंग मुठियां लहराते हुए आगे बढ़ा। भाड़ में जाओ तुम। झांग ग्यानतोक ने ठंडे स्वर में हंसते हुए डियानलिंग के मुंह को रोका, फिर अपने पैर को एक झटके से डियानलिंग ने वार को चकमा देने के लिए एक बैकफ्लिप किया। हालांकि झांग ग्यानतोक आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उसने एक जोरदार लात मारी जो डायनलिंग की छाती के पास से गुजरी। डियानलिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, टोन टोन, तुम बुरी औरत हो, मेरे स्तन पहले से ही तुम्हारे से छोटे हैं और तुम अभी भी उन्हें लात मारना चाहती हो। यदि आप उन्हें चपटा कर दे तो क्या होगा? हे चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मैं उन्हें फूला दूंगा और फिर आप डी कप से अपने सपनों के ई कप तक अपग्रेड कर सकते हैं। झांग ग्यानतोक मुस्कुराया और हंसा। मुझे देखो। डायनलिंग ने फिर से हमला किया, दांत पीसते हुए, और झांग ग्यानतोक टकराव से पीछे हटने वालों में से नहीं था। दोनों तुरंत ही आपस में उलझ गए, एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसाने लगे और खूब आनंद लेने लगे। अर्जुन रायजादा एक तरफ हाथ जोड़े खड़ा होकर गौर से देख रहा था। महिलाओं की लड़ाई सचमुच मनोरंजक थी। गलियारे में बातें करते, हवा में तीर चलाते और मजाक करते कैदियों ने ये दृश्य देखा और रेलिंग पर इकट्ठा हो गए, अपनी मुठियां ऊपर उठाते हुए चिल्लाने लगे, जाओ सुंदरी, जाओ सुंदरी, जाओ। अरे क्या ये हमारा जेल प्रमुख नहीं है? और पुलिस वर्दी में ये सुंदर महिला कौन है? अरे यार, अपनी बहन को नहीं पहचानते? ये झांग ग्यानतोक है, जियागुआई शहर का प्रसिद्ध पुलिस फूल। सभी कैदियों ने चर्चा शुरू कर दी। उनमें से अधिकांश ने झांग ग्यानतोक को पहचान लिया, क्योंकि वह न केवल जियागुआई शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी, बल्कि एक पुलिस अधिकारी भी थी। चोरों का अक्सर पुलिस से वास्ता पड़ता है और वे उनके प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्होंने झांग ग्यानतोक को एक नजर में ही पहचान लिया। लगभग आधे घंटे के बाद भी लड़ाई में कोई विजेता नहीं निकला। झांग ग्यानतोक ने वास्तव में पूरी ताकत नहीं लगाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई स्पैरिंग रिंग नहीं है और उचित सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना अधिक सतर्क रहना होगा। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ घोषित करता हूँ। अर्जुन रायजादा बहुत अधीर था। पहले तो उन्हें लड़ते हुए देखना काफी मनोरंजक था, उनके छोटे सफेद खरगोश उनकी छाती में उछल कूद कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ वैसा ही हो गया। नितंब तो नितंब है और स्तन तो स्तन है। इतनी सारी बातें कहने के बाद भी कुछ खास दिलचस्प नहीं था। बिल्कुल नहीं। दोनों महिलाओं ने एक साथ अर्जुन रायजादा को घूरा। मैं तो पहले ही देख देख कर थक चुका हूँ। आपकी गति और शक्ति दोनों में कमी है। उस कौशल स्तर के साथ अर्जुन रायजादा ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तुरंत अर्जुन रायजादा पर हमला कर दिया। अर्जुन रायजादा अचंभित हो गया और जल्दी से भागने लगा, लेकिन अंत में उसके तेज भागने को डायनलिंग ने पकड़ लिया, जिसने उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर वह चिल्लाए, टोन टोन, आओ इस आदमी को अच्छी तरह पीट दो। झांग ग्यानतोक ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत अर्जुन रायजादा को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मुट्ठी उसकी छाती की ओर फेंक दी। डियानलिंग भी निर्दयी था, उसने अर्जुन रायजादा पर बेरहमी से प्रहार किया। झांग ग्यानतोक और डियानलिंग ने अपनी स्थिति बदल ली। डियानलिंग अब अर्जुन रायजादा के ऊपर बैठी थी, लगभग पूरी तरह से उसे दबा रही थी। उसका हाथ उसे स्थिर करने के लिए उसकी गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ रहा था, जबकि झांग ग्यानतोक ने अपने पैर से अर्जुन रायजादा की गांड पर बुरी तरह से लात मारी। ये देख रहे सभी कैदी अचंभित थे। उनमें से प्रत्येक अर्जुन रायजादा के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब अर्जुन रायजादा का अंत हो गया। एक महिला को अपमानित करने की यही सजा है। मुझे इसके बारे में बताओ। महिलाओं या खलनायकों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करो। अफसोस। कैदियों ने देखा, विशेष रूप से जब झांग ग्यानतोक के पैर को निर्दयतापूर्वक नीचे गिराया गया, प्रत्येक को अपने पीछे दर्द महसूस हो रहा था। वे अपने नितंबों को पकड़ रहे थे क्योंकि वे मौके पर ही कांप रहे थे, जबकि दाजिया और हाउजी प्रत्येक ने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीच पकड़े हुए एक खुली जगह में खड़े होकर देख रहे थे। बड़े भाई को सचमुच पता है कि सुंदरियों से मालिश करवाकर कैसे आनंद लिया जाए। तस्त तस्त, 2 सुंदरियां। अगर मैं होता तो खुशी से मरता। हाँ। दोनों ईर्ष्या से अर्जुन रायजादा को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, बिग ब्रदर जहां भी जाता है उसे महिलाओं के साथ भाग्य मिलता है, यहां तक कि गोल्डन ट्रायंगल में दानव चंद्रमा नेता की नजर भी उस पर पड़ जाती है। इस बिंदु पर दाजिया और हाउजी की तुलना नहीं की जा सकती। अरे तुम मुझे बीमार समझते हो जब मैं अपनी धारियां नहीं दिखाता। अर्जुन रायजादा आखिरकार गुस्सा हो गया। ताकत के एक विस्फोट के साथ वह पलट गया और डियानलिंग, जो उसके ऊपर बैठा था, जमीन पर गिर गया। अर्जुन रायजादा जल्दी से पलट गया, अब डियानलिंग के ऊपर लेट गया, उसके 2 मुट्ठी भर स्तनों को पकड़ लिया और उन्हें दबा दिया। उसके नीचे बैठी महिला तुरंत गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, कमीने, तुमने मेरा फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की? छी, मैंने उन्हें फिर से गलती से कैसे पकड़ लिया? अर्जुन रायजादा तुरंत जमीन से उछल पड़ा। गोल्डन ट्रायंगल में गलती से याओ यू को छू लिया गया और 1 साल तक उसका पीछा किया गया।
और अब उसने गलती से डायन लिंग को छू लिया था, जो महिला अधिपति का निषिद्ध क्षेत्र था। संभवतः उसका अंत हो चुका था। डियान लिंग ने काप फ्लिप किया, फिर जमीन से छलांग लगाई और एक जोरदार किक मारी, जिससे अर्जुन रायजादा लगभग गिर ही गया। वह तेजी से बच निकला। झांग यांतोव ने स्पष्ट रूप से वह दृश्य देखा जहां अर्जुन रायजादा ने फायदा उठाया और अपना मुंह ढक लिया। हंसते हुए कहा, लिंग लिंग, तुम अभी हार गई। उस बेवकूफ ने तुम्हारा फायदा उठाया। मैं अब और नहीं खेल रहा हूँ। डियान लिंग ने नाक भान सिकोड़ी, फिर झांग यांतोव का हाथ पकड़ते हुए कहा, टोन टोन, चलो पीछे चाय पीते हैं। हम अब इस बेवकूफ के साथ नहीं खेलेंगे। ऐसा कहने के बाद डियान लिंग ने तुरंत झांग यांतोव को पीछे जेल प्रमुख के कार्यालय क्षेत्र की ओर खींच लिया। इस दृश्य ने अर्जुन रायजादा को आश्चर्यचकित कर दिया। महिलाएं वास्तव में परिवर्तन की प्राणी हैं, एक पल में मौत से लड़ती हैं और अगले ही पल सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अर्जुन रायजादा ने उनके पीछे हटते हुए आकृतियों को देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। महिलाएं वास्तव में एक अजीब प्राणी हैं। हे बड़े भाई, हाओजी ने मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज पकड़े, उन्हें अर्जुन रायजादा की ओर चलते हुए तोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा रहा अभी दो सुंदरियों से लड़ना? तुम्हें तो काफी फायदा हो गया है ना? बंद करो इसे। अर्जुन रायजादा ने उसे घूरते हुए कहा, इसका जिक्र भी मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ अपना आपा खो दूंगा। हाँ, सभी लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। लियू सांग मुस्कुराते हुए भीड़ में घुस गए और बोले, भाई अर्जुन महान है, भाई अर्जुन अमर रहें। 135 अध्याय 129 अध्याय 126 जेल का स्वर्गीय राजा। अर्जुन रायजादा का जेल के अंदर काफी प्रभाव था। प्रतीकात्मक रूप से हवा और बारिश दोनों पर उसका नियंत्रण था, लेकिन दुर्भाग्य से बाहर के लोग उसे मारने की लगातार कोशिश कर रहे थे। झांग दादन को अर्जुन रायजादा से डर लगने लगा, क्योंकि अर्जुन रायजादा लगातार उसकी स्थिति के लिए खतरा बन रहा था और जेल निदेशक अब उसके प्रति पहले जैसा आज्ञाकारी और उत्साही नहीं था। इस प्रकार झांग दादन अपने कमरे में छिप गया और लगातार अपने भविष्य के कदमों पर विचार करता रहा। जब तक अर्जुन रायजादा जीवित था, उसके लिए आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी जगह अर्जुन रायजादा भी ले सकता था। भाई दंदन, देखो, क्या हमें अर्जुन रायजादा को बाहर निकालने का कोई अवसर ढूंढना चाहिए? झांग दादन के छोटे भाइयों में से एक ने उसके पास आकर एक साजिश का संकेत दिया। जब से झांग दादन जेल में दाखिल हुआ था, उसके कुछ अनुयायी जानबूझकर उसके साथ रहने के लिए अपराध करने लगे थे। अभी नहीं, हमें सही अवसर ढूंढना होगा। झांग दादन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इस समय वह जेल निदेशक का पसंदीदा है, इसलिए हमला करना उचित नहीं है। अगर हम निर्देशक की औरत को नाराज कर देंगे तो हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे। भाई दंडन सही कह रहे हैं। छोटे भाई ने तुरंत सिर हिलाया और अन्य लोगों ने भी सहमति में अपनी सहमति व्यक्त की। एक तरफ बैठकर और उदास होकर धूम्रपान करते हुए झांग दादन का दिमाग लगातार घूम रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन रायजादा को सबक कैसे सिखाया जाए। यदि संभव हो तो सबसे अच्छा परिदृश्य ये होगा कि अर्जुन रायजादा के जीवन से चुपचाप और किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना निपटा जाए। हालांकि ऐसा होना असंभव लग रहा था, लेकिन पहले वाले विचार में अभी भी आशा थी। बहुत सोचने के बाद भी झांग दादन कोई बेहतर योजना नहीं बना पाए। हताशा के कारण वह केवल अवसर ढूंढने के बारे में ही सोच सकता था। जाने से पहले झांग यानतोव ने अर्जुन रायजादा को निर्देश दिया था और उसे जेल में अच्छी तरह से रहने के लिए कहा था। डियान लिंग की देखभाल से उसे विश्वास था कि उसे क्षमा कर दिया जाएगा और वह शीघ्र ही घर लौट आएगा। इस बीच कार्यालय में डियान लिंग ने झांग यानतोव से अर्जुन रायजादा के अतीत के बारे में जान लिया था, लेकिन झांग यानतोव ने भी अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। अर्जुन रायजादा की स्मृति खंडित थी और अजीब बात यह थी कि नागरिक मामलों की व्यवस्था में उसका कोई निशान नहीं था। अर्जुन रायजादा के बारे में डियान लिंग की जिज्ञासा एक और स्तर तक बढ़ गई। अर्जुन रायजादा एक रहस्यमय जादुई पत्थर की तरह लग रहा था, जो लगातार डियान लिंग और झांग यानतोव दोनों को आकर्षित कर रहा था। जैसे ही झांग यानतोव चले गए, डियान लिंग ने तुरंत अर्जुन रायजादा को अपने कार्यालय में बुलाया। डियान लिंग के कार्यालय में बांस से बनी चाय बनाने की एक मशीन थी। चाय की मेज के सामने बैठकर उबलते हुए गर्म पानी से भरा एक बर्तन पकड़े हुए उसने उसे पर्पल सैंड टी पॉट में डाला, ढक्कन लगाया और थोड़ी देर के लिए उसे रखा, फिर तुरंत बर्तन से सारा पानी खाली कर दिया। जब अर्जुन रायजादा अंदर आया तो वह खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराते हुए बोला, क्या सुगंधित चाय है, उच्च गुणवत्ता वाली दाहुन पाव, वास्तव में असाधारण। क्या तुम कुत्ते हो जो इस तरह सूंघते हो? डियान लिंग अर्जुन रायजादा को देखते हुए खिलखिला उठी। ऐसा लग रहा था कि वह उस घटना को पूरी तरह से भूल गई है जब अर्जुन रायजादा ने पहले उसका फायदा उठाया था। मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा ने कहा, मैं भी चाय पीता था, बस बाद में पीना बंद कर दिया। तुम रुक क्यों गए? डियान लिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे याद नहीं, यादें बहुत धुंधली हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे चाय पीना बहुत पसंद था। अर्जुन रायजादा हंसा, पास आया और बोला, तुमने ये चाय सिर्फ मेरे आने का इंतजार करते हुए बनाई थी, है ना? तो तुम्हें पता चल गया। जब डियान लिंग हंसी तो उसकी आंखें खूबसूरती से चमक उठी, उनकी चमकदार पुतलियां अर्धचंद्र जैसी लग रही थीं।
अपने सामने बिछी घास की चटाई की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बैठ जाओ, अगर तुम्हें जमीन पर बैठने में कोई आपत्ति न हो। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, जापान में इसे तातामी कहते हैं। यहाँ इसे घास की चटाई कहा जाता है। लगता है तुम बहुत कुछ जानती हो। अगर टोनटोन ने मुझे यह न बताया होता कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है, तो मैं शायद ही यकीन कर पाती। डियान लिंग खिलखिलाकर हंसा। फिर उसने पर्पल सैंड टी पॉट में फिर से उबलता हुआ गर्म पानी डाला, एक पल रुकी और जल्द ही अर्जुन रायजादा को एक कप चाय देते हुए कहा, इसे आजमाओ, मेरे कौशल मामूली हैं, मुझे आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया, फिर चाय का कप उठा लिया। कप बिल्कुल साफ और बहुत सुंदर था तथा उसका बाहरी भाग हरा था। इसे उठाते ही अंदर का सुनहरा तरल पदार्थ घूमने लगा, जिससे हल्की सफेद भाप निकलने लगी। इसकी बनावट को देखकर ऐसा लगा कि चाय का रंग अच्छा था और इसकी सुगंध तेज थी। अर्जुन रायजादा ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर एक हल्का घूंट लिया, अपने होठों को चाटा और फिर चाय का कप पी गया। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपने अपनी चाय कला को काफी अच्छी तरह से विकसित कर लिया है। अर्जुन रायजादा ने हल्के से कहा। हे, तुम मेरी प्रशंसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो। डायन लिंग ने अपना मुंह ढकते हुए हंसी। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे ही सबसे पहले इसमें कोई कमी बतानी चाहिए। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, यह अफसोस की बात है कि आपकी दाहोन पाव पिछले सालों की स्टॉक वाली चाय है, इस साल की नई चाय नहीं, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा खट्टा है, जो शायद एक कमी है। डायन लिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने अर्जुन रायजादा को देखा और कहा, आह, तुमने ये देखा? आप कैसे जानते हो? मैं आपको सच बताता हूँ, ये चाय मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। हे, ये वास्तव में पुराना स्टॉक है। इस चाय में खट्टे स्वाद को केवल मेरे दादाजी जैसे बूढ़े व्यक्ति ही समझ सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे पहचान पाएंगे। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हाँ, अर्जुन रायजादा खिलखिलाकर हंसा। इस बार मैंने आपको यहाँ मुख्य रूप से इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपसे एक मामले पर चर्चा करना चाहती थी। डियान लिंग ने अपने हाथों में चाय के कप की ओर देखा। उबलती चाय से उसे जरा भी जलन महसूस नहीं हुई। अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से डियान लिंग को देखा और पूछा, यह क्या है? मेरे जेल प्रबंधन प्रणाली प्रस्ताव के बारे में। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। डियान लिंग ने अपना सिर उठाकर अर्जुन रायजादा की ओर देखा। उसकी आंखों में गंभीरता थी। जब काम की बात आई तो डियान लिंग तुरंत सतर्क और गंभीर हो गया। अर्जुन रायजादा ने उस महिला की आंखों में भाव देखकर जान लिया कि वह काम में डूबी हुई है। मुझे पता है, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और कहा, बुराई को नियंत्रित करने के लिए बुराई का उपयोग करना, कैदियों के साथ कैदियों का प्रबंधन करना, वास्तव में एक अच्छा सुझाव है। क्या हो अगर मैं तुम्हें उस भूमिका में पदोन्नत करना चाहता हूँ? डायन लिंग ने अपनी चाय की बोतल से छेड़छाड़ की। नहीं, अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, आपके साथ चाय पर बातचीत करना ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उन लोगों का प्रबंधन करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। डियान लिंग ने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, जेल के अंदर लगभग हर कोई आपको एक आदर्श के रूप में देखता है। कोई व्यक्ति जो अभी अभी जेल में दाखिल हुआ है और कुख्यात बदमाशों को पीटने का साहस किया है और यहाँ तक कि जेल प्रमुख की भी अवहेलना की है, स्वाभाविक रूप से उनके मन में आपके लिए गहरी प्रशंसा है। इस प्रकार आप किसी से भी बेहतर हैं। सबसे पहले, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे, मैं इससे बहुत घृणा करता हूँ। अर्जुन रायजादा ने डियान लिंग को ठंडेपन से देखा और कहा, कैदियों के साथ कैदियों का प्रबंधन करना मुझे सामंती समय के दासों की याद दिलाता है। शाही दरबार में बड़ी संख्या में दासों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे, इसलिए उसने कुछ प्रभावशाली दासों को अन्य दासों का प्रबंधन करने के लिए चुना। वे इन प्रबंधक दासों को कुछ निम्न लाभ देते थे और फिर उनका कठोरता से शोषण करते थे। मैं झांग दादन के पदचिन्हों पर चलना नहीं चाहता। ये कहकर अर्जुन रायजादा खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा। डियान लिंग दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन रायजादा इतना जोरदार विरोध करेगा। ओह, वैसे कैदियों को प्रबंधित करने के लिए कैदियों का उपयोग करने के भी महत्वपूर्ण नुकसान हैं। अर्जुन रायजादा ने डियान लिंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, एक भयावह मुस्कान प्रकट करते हुए, यदि आप मुझे प्रभारी बनाते हैं, तो मैं तुरंत सभी कैदियों को अपने प्रति वफादार बना दूंगा, और जब समय सही होगा तो मैं एक बड़े विद्रोह को भड़काने का विकल्प चुनूंगा। 1000 से अधिक लोगों के साथ यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर भले ही आपके पास बहुत से लोग हों, आप सभी कैदियों को वापस नहीं पकड़ पाएंगे। सच। डियान लिंग ने तेजी से सांस ली। उसने इस संभावना पर कभी विचार नहीं किया था। वह हमेशा कैदियों को लालची, बेशर्म, स्वार्थी जानवर बताती थी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वे एक हो सकते हैं। लेकिन अगर अर्जुन रायजादा की प्रतिष्ठा और वर्तमान जेल की स्थिति में उनकी स्थिति वाले किसी व्यक्ति ने जेल नंबर 1 के कैदियों को एकजुट करने का फैसला किया, तो यह एक जटिल काम नहीं होगा। ऐसा सोचकर डियान लिंग अंदर से कांप उठा। ये सौभाग्य की बात थी कि इस व्यक्ति के मन में कोई गलत मंशा नहीं थी, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। अर्जुन रायजादा के जाते हुए रूप को देखकर डियान लिंग के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और बुदबुदाया, यह आदमी दिलचस्प है। अनजाने में ही उसे जेल में रहते हुए 3 दिन हो चुके थे।
अर्जुन रायजादा ने दियानलिंग को मना कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दियानलिंग ने अर्जुन रायजादा को छोड़ दिया था। इसके विपरीत, क्योंकि उसने उस दिन उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, इससे दियानलिंग ने जेल में अर्जुन रायजादा को कुछ जिम्मेदारियां सौंपने के लिए और भी अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया। जहां तक झांग दादन का सवाल है, चूंकि वह भी अर्जुन रायजादा के विरोधी पक्ष में था, इसलिए दियानलिंग ने उसकी स्थिति को रद्द करने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसे दोनों के बीच शक्ति संतुलन बनाना था। दियानलिंग एक चतुर महिला थी। केवल दो परस्पर विरोधी व्यक्तियों के उसके अधीन काम करने से ही कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि अर्जुन रायजादा ने वास्तव में कोई गुप्त उद्देश्य रखा है, तो झांग दादन निश्चित रूप से उसे उजागर करने वाला पहला व्यक्ति होगा, और निश्चित रूप से यदि झांग दादन ने कोई उद्देश्य रखा है, तो अर्जुन रायजादा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। दियानलिंग ने कई दिनों तक सोचा और उसके बाद ही उसे सब कुछ समझ में आया। संघर्ष और मतभेद के बावजूद जेल निदेशक के रूप में उनका पद सुरक्षित रहेगा। सुबह के समय, एक दुर्लभ अवकाश के समय, अर्जुन रायजादा अपने बिस्तर पर लेटे हुए किताब पढ़ रहे थे, क्योंकि जेल में मोबाइल फोन और कंप्यूटर का उपयोग प्रतिबंधित था। बाहरी दुनिया से संपर्क के सभी साधन प्रतिबंधित थे, इसलिए जेल में जीवन अत्यंत नीरस था। कोठरी के अंदर लियू सान मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा के पास पहुंचे और कहा, बड़े भाई, यह क्या है? अर्जुन रायजादा ने अपना सिर घुमाकर लियू सान की ओर देखा। क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो? लियू सान ने दयनीय भाव से अर्जुन रायजादा को देखा। अर्जुन रायजादा हैरान रह गया, क्योंकि लियू सान आमतौर पर ऐसा नहीं था। क्या वह वास्तव में मुसीबत में था? बिना ज्यादा सोचे अर्जुन रायजादा ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे बताओ, यह क्या है? मेरे पीछे आओ। लियू सान बहुत खुश हुए और तुरंत अर्जुन रायजादा को बाहर ले गए। 136 अध्याय 130 अध्याय 127 तुम कमीने। बाहरी लॉन के पूर्वी तरफ एक सार्वजनिक शौचालय और एक सार्वजनिक स्नानघर था। इस समय सभी लोग अपनी अपनी कोठरियों में बंद थे और मुख्य द्वार बंद था। हालांकि अर्जुन रायजादा की विशेष स्थिति के कारण केवल उसका दरवाजा खुला था, जिससे अर्जुन रायजादा अपनी इच्छानुसार आ जा सकता था, और लियू सान को स्वाभाविक रूप से इस व्यवस्था से लाभ हुआ। दोनों इमारत से बाहर निकले, गलियारे को पार किया और फिर पूर्वी लॉन की ओर चल पड़े। लियू सान, शौचालय ठीक आगे है। क्या तुम अभी भी जा रहे हो? अर्जुन रायजादा ने उत्सुकता से लियू सान की पीठ देखी। बिना सिर घुमाए लियू सान ने कहा, बड़े भाई, लगभग आ ही गए। हम जल्द ही पहुंचेंगे। जल्द ही दोनों शौचालय के बाहर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, लियू सान मुड़े, अर्जुन रायजादा के सामने घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाए, बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। ये सब झांग दादन ही था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह किसी से मेरे पूरे परिवार को मरवा देगा। बड़े भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। हाँ, लियू सान, तुमने अच्छा किया। उसी समय झांग दादन कई जेल प्रहरियों के साथ राइफलों से लैस होकर शौचालय के पीछे से निकले और तुरंत अर्जुन रायजादा को घेर लिया। अर्जुन रायजादा ने ठंडी मुस्कान के साथ झांग दादन की ओर देखा और कहा, झांग दादन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हम ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम मर जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो? झांग दादन ने अर्जुन रायजादा को ठंडी निगाहों से देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला और तुम अभी भी जेल में इतने घमंडी हो। आज मैं देखूंगा कि मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो खुलकर करो। ऐसी तुच्छ चालें क्यों चल रही हैं? अर्जुन रायजादा ने बिना किसी डर के झांग दादन की ओर देखा। इसके बजाय उसे एक प्रकार की खुशी महसूस हुई। यदि जेल निदेशक दियानलिंग को झांग दादन के कृत्यों के बारे में पता चल गया तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। झांग दादन हंसे और कहा, हाँ, इस समय आप जेल निदेशक के पसंदीदा हैं, लेकिन हमने बहुत पहले ही अपना दर्जा खो दिया है। इस प्रकार आपके साथ गुप्त रूप से व्यवहार करना ठीक है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे आजमाओ। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। भाइयों, जाओ। झांग दादन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया। कई जेल प्रहरी खंजर और लोहे की छड़ें लेकर आगे बढ़े, जबकि अन्य लोग राइफलें थामे हुए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नियंत्रण बनाए रखा। यदि आगे बढ़ते हुए गार्ड अर्जुन रायजादा को संभाल नहीं पाते तो परिधि पर राइफलों के साथ खड़े लोग गोली चलाने में संकोच नहीं करते। अर्जुन रायजादा ने अपना हाथ घुमाया और पहले गार्ड की ओर झपटा जो उस पर झपटा। उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और गार्ड की छाती पर वार कर दिया। गार्ड, जो स्पष्ट रूप से अप्रशिक्षित था, अर्जुन रायजादा के खंजर से बच नहीं सका और पलक झपकते ही उसकी छाती में छेद हो गया। सौभाग्य से अर्जुन रायजादा सटीक था, उसने किसी भी अंग को नुकसान पहुंचाए बिना केवल त्वचा को छेद दिया। छी! झांग दादन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने सोचा कि अर्जुन रायजादा ने जेल गार्ड की हत्या कर दी है और वह तुरंत घबरा गया। यद्यपि उसके पास कुछ शक्ति थी, लेकिन यदि उसके अधीन इन रक्षकों को कुछ हो जाता तो परेशानी हो जाती। झांग दादन ने गुस्से से कहा, अर्जुन रायजादा, जेल में किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए हत्या कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अर्जुन रायजादा ने अपने दांत पीस लिए और झांग दादन की ओर झपटा। एक क्षण में ही उसके हाथ में खंजर हवा में एक भयावह चाप में घूमने लगा।
भयभीत झांग दादन बार बार पीछे हटते रहे और उनके कुछ अधीनस्थ तुरंत उनके पीछे आ गए। झांग दादन ने दांत पीसते हुए कहा, अर्जुन रायजादा, तुम में हिम्मत है। कोई गोली चलाओ, गोली चलाओ। हाँ, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बाद सीमा पर तैनात सैनिकों ने निर्णायक रूप से गोली चलाने का निर्णय लिया। अर्जुन रायजादा असाधारण रूप से शांत था। ये सुनकर कि विपक्ष गोली चलाने वाला है, उसने अपनी आंखें उन सशस्त्र सैनिकों पर गड़ा दी और जैसे ही उन्होंने गोली चलाई वह हवा में उछल गया और सीधे शौचालय के ऊपर जा गिरा। इस छलांग ने सभी को चकित कर दिया। शौचालय कम से कम 3 मीटर ऊंचा था, फिर भी अर्जुन रायजादा सीधे उसके ऊपर कूद गया, एक ऐसी क्षमता जो किसी काल्पनिक उपन्यास से निकली हुई प्रतीत हुई। गोलियों की आवाज सुनकर जेल के अंदर मौजूद कैदी तुरंत चौंक गए और देखने के लिए वेंटिलेशन खिड़कियों पर चढ़ गए तो उन्होंने देखा कि झांग दादन 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ अर्जुन रायजादा का शिकार कर रहा है। दाजिया और हाउजी ने ये देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने मिलकर स्वचालित लोहे के गेट को उठा लिया। गलियारे में गश्त कर रहे 2 जेल प्रहरी भयभीत थे, उनकी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। धिक्कार है, ये दोनों राक्षस जैसे थे। अपने कार्यालय में मौजूद दियानलिंग ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत बाहर की ओर भागी। अरे, मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाउजी और दाजिया बिजली के 2 बोल्ट की तरह झांग दादन और उसके आदमियों की ओर झपटे। एक बार जब वे भीड़ में घुस गए तो वे भेड़ों के बीच शेर की तरह निर्दयतापूर्वक नरसंहार करने लगे। कई जेल प्रहरियों के पास हाउजी और दाजिया के खिलाफ लड़ने का कोई मौका नहीं था। दृश्य एक तरफा नरसंहार में बदल गया और जेल की कोठरियों में बंद कैदी वैन से ये सब देखते रहे और तालियों की गड़गड़ाहट और नारे लगाने लगे। ये बुरा है। झांग दादन के चेहरे का रंग एक के बाद एक बदल गया। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। इसके अलावा चूंकि यह निजी तौर पर किया गया था, यदि दियानलिंग को पता चल गया तो वह संभवतः उसे उसके पद से हटा देगी। आजादी की जिंदगी के आदी झांग दादन वापस जेल नहीं जाना चाहते थे। रुको, निश्चित रूप से दियानलिंग घटनास्थल पर आ गया। उसने ठंडे दिमाग से दृश्य को देखा, लेकिन हाउजी और दाजिया स्पष्ट रूप से उसके नियंत्रण में नहीं थे। दोनों को अभी भी रुकने को तैयार न देखकर उसने गुस्से से अर्जुन रायजादा की ओर देखा, जो आराम से छत पर सिगरेट पी रहा था और धुएं के छल्ले उड़ा रहा था। उसने तीखी आवाज में कहा, अर्जुन रायजादा, उन्हें रोको। जेल निदेशक, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया, ये सब झांग दादन की लापरवाही है। उन्हें रोको, मैं झांग दादन की हरकतों को संभाल लूंगा। दियानलिंग ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया और फिर दाजिया और हाउजी से चिल्लाया, आपने जेल निदेशक को सुना। रुकना। झनकार। दोनों ने एक दूसरे से छीने हुए छुरे जमीन पर फेंक दिए और एक तरफ खड़े हो गए। अर्जुन रायजादा छत से नीचे कूद गया। उसने मुस्कुराते हुए दियानलिंग को देखा और कहा, जेल निदेशक, आप झांग दादन से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? मैं उसके साथ कैसे पेश आती हूँ यह मेरा मामला है, क्या मुझे तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत है? दियानलिंग ने हल्के से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन रायजादा से बहुत असंतुष्ट थी। ठीक है, झांग दादन तुम्हारा आदमी है। जैसे भी तुम उससे निपटना चाहो करो। अर्जुन रायजादा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। बोलने के बाद वह तुरंत हाउजी और दाजिया के साथ दृश्य छोड़ने लगे। हालांकि दियानलिंग ने उन्हें रोकते हुए ठंडे स्वर में कहा, मत जाओ बेवकूफ, मेरे कार्यालय में आओ। अर्जुन रायजादा दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे, यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये बिल्कुल रियर ओबरॉय के स्वर जैसा है। जब अर्जुन रायजादा ने मुड़कर देखा तो दियानलिंग पहले ही जा चुका था। कोई विकल्प न होने पर अर्जुन रायजादा ने असहायता से अपना सिर हिलाया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। दियानलिंग बहुत तानाशाह थी, वह कभी भी आपसे किसी विषय पर चर्चा नहीं करती थी। बड़े भाई, आपने ये कर दिखाया। उसे नीचे गिरा दो, उसे नीचे गिरा दो। हाउजी ने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया। हाँ बड़े भाई, आपको भाइयों की खातिर उसे नीचे गिराना होगा। दाजिया ने अपनी बाहों को हिलाया, अपनी विशाल मांसपेशियों को उभारा। अर्जुन रायजादा ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या तुम लोग अब भी चाहते हो कि मैं जीवित रहूं? दियानलिंग के कार्यालय में प्रवेश करते ही वह गुस्से में सोफे पर बैठ गई और अर्जुन रायजादा को घूरने लगी। जब वह अंदर आया, क्या गलत? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अर्जुन रायजादा चौंक गया और दियानलिंग के बगल में बैठ गया। क्या मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा था? दियानलिंग ने अर्जुन रायजादा को घूर कर देखा। चौंक कर अर्जुन रायजादा ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, जब मैं खड़ा रहूं तो आपका बैठना उचित नहीं होगा, है ना? अर्जुन रायजादा, मत भूलना तुम यहाँ सजा काटने आए हो, मौज मस्ती करने नहीं। दियानलिंग ने दांत पीसते हुए और छत की ओर देखते हुए कहा। यह महसूस करते हुए कि दियानलिंग अपने गुस्से को दबा रही थी, अर्जुन रायजादा ने हंसते हुए कहा, आज की समस्या मेरे कारण नहीं थी, ये झांग दादन द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण था। अब उसे डांटने के बजाय तुम मुझे डांटने लगे हो। उसकी अपनी समस्याएं हैं और तुम्हारी अपनी। दियानलिंग का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया। मुझे क्या समस्या है? अर्जुन रायजादा हैरान रह गया। मेरी आज्ञाओं और व्यवस्थाओं की अवज्ञा करना।
दियान लिंग ने हल्के से नाक भान सिकोड़ी, फिर अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे कह रहा हूँ, भविष्य में ऐसी चीजें अक्सर होंगी, क्या तुम इससे बचना नहीं चाहते? मैं इससे कैसे बचूंगा? अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। हंफ, मेरे लिए जेल का प्रबंध करो। यहाँ के सभी कैदी आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपकी क्षमता के साथ उन्हें प्रबंधन की भी आवश्यकता नहीं होगी, वे यहाँ खुद को संभाल लेंगे। दियान लिंग ने अर्जुन रायजादा को देखा और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? दरअसल अर्जुन रायजादा ने दियान लिंग की ओर देखा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है। कैसा एहसास? दियान लिंग ने उत्सुकता से अर्जुन रायजादा की ओर देखा। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अर्जुन रायजादा एक आरामदायक स्थिति में आ गया, पीछे की ओर झुका और खींचा, अचानक किसी भरी हुई चीज को छू लिया। वह उसे चुटकी काटने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और देखा कि दियान लिंग उस पर गुस्से से घूर रहा था, जबकि उसका शैतानी हाथ वास्तव में दियान लिंग के शरीर को पकड़ रहा था और चुटकी काट रहा था। अर्जुन रायजादा, दियान लिंग का गुस्सा फूट पड़ा। आह, मैं इससे सहमत हूँ। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? सचमुच? दियान लिंग ने तुरंत खुशी का भाव दिखाया और कहा, क्या आप सचमुच मेरे लिए जेल का प्रबंधन करने के लिए सहमत हैं? हाँ, अर्जुन रायजादा ने तुरंत सिर हिलाया, बहुत ही धार्मिकता से पेश आया। हालांकि अंदर ही अंदर वह कड़वाहट से मुस्कुराया, कमबख्त, अगर मैंने गलती से तुम्हारा फायदा नहीं उठाया होता तो मैं तुम्हारे अनुरोध पर सहमत नहीं होता। अब महान उसके अंगूठे के नीचे एक पालतू कुत्ते के रूप में रह गया। ओह ठीक है, अगर मुझे उसके अधीन रहना ही है तो ऐसा ही हो। ही। दियान लिंग ने तुरंत एक मुस्कान प्रकट की, एक ऐसी आकर्षक मुस्कान मानो चांद शर्म से छिप गया हो, या जैसे कोई फूल अपने खिलने से कतरा रहा हो। वह मुस्कान मछलियों को डुबोती और हंसों को नीचे उतारती हुई प्रतीत हुई। ये कहना होगा कि दियान लिंग वास्तव में एक खूबसूरत महिला थी। हालांकि जहां ज्ञानटोक से उसमें कुछ मामूली अंतर थे, लेकिन वे केवल मामूली अंतर थे। कोई भी उस छोटी सी बात की परवाह नहीं करेगा। जब दियान लिंग मुस्कुराए और अपने प्यारे छोटे कैनाइन दांत दिखाए तो वह बिल्कुल एक छोटी शेरनी की तरह लग रही थी। इसके तुरंत बाद दियान लिंग ने अर्जुन रायजादा को एक वर्दी, जेल गार्ड की वर्दी सौंपी। इस वर्दी को पहनने का मतलब था कि अर्जुन रायजादा को अब सेल में रहने की जरूरत नहीं थी, वह अब जेल गार्ड के छात्रावास में रह सकता था। 137, अध्याय 131, अध्याय 128। कृपया शौचालय में प्रवेश करें। अर्जुन रायजादा के पास स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह सामान को वापस अपने सेल में ले गया। हाओजी और दाजिया उसकी कोठरी के अंदर उसका इंतजार कर रहे थे। वे लियू सेन को भी कठोरता से सबक सिखा रहे थे, वह बदमाश जिसने अंदरूनी सूत्र के रूप में काम करने और उनके बड़े भाई को फंसाने का साहस किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। दोनों ने लियू सान को पकड़ लिया और फिर उसके सिर को पानी से भरे शौचालय में जोर से धकेल दिया। धिक्कार है बड़े भाई को धोखा देने के लिए। धिक्कार है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों व्यक्तियों की दहाड़ती आवाज और लियू सान की दयनीय चीखों के बावजूद जेल प्रहरियों ने हस्तक्षेप नहीं किया। गार्डों को पता था कि इस विशेष सेल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब अर्जुन रायजादा ने कोठरी में प्रवेश किया और देखा कि क्या हो रहा है तो उसने उन्हें रोकने के लिए कहा, बस करो, उसे पीड़ा देना बंद करो। क्या उसे भी इसके लिए मजबूर नहीं किया गया था? बड़े भाई, तुम वापस आ गए। दोनों ने तुरंत लियू सान को एक तरफ फेंक दिया। भाई, मैं गलत था, मुझे माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दो, लियू सान चिल्लाया और जमीन पर घुटने टेककर अर्जुन रायजादा की ओर रेंगने लगा। हाओजी ने अचानक देखा कि अर्जुन रायजादा क्या पकड़े हुए था और आश्चर्य से बोला, बड़े भाई, अब आप जेल प्रहरी बनने जा रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे मजबूर किया गया था। अर्जुन रायजादा ने हार मान ली, अपने कपड़े उतार दिए और गहरे भूरे रंग की जेल गार्ड की वर्दी पहन ली, जिसमें एपॉलेट नहीं थे लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक बैज लगा हुआ था। हाओजी और दाजिया तालियां बजाने लगे। बड़े भाई, अब से हम आपके साथ रहेंगे। हाँ, अब किसी कोठरी में बंद रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में मेरे साथ जेल गार्ड के क्वार्टर में रहना। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, दाजिया और मैं यहीं रहेंगे। आपको बाद में बहुत से लोगों का प्रबंधन करना होगा और हम यहाँ गुप्त रूप से रहकर आपकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। हाओजी मुस्कुराया और अर्जुन रायजादा को लगा कि यह समझ में आता है, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। दोपहर में अर्जुन रायजादा जेल गार्ड अपार्टमेंट में चले गए। यह एक खाली कमरा था जिसमें एक बिस्तर, एक शौचालय और एक लकड़ी का सोफा सेट था। इसमें अन्य घरेलू सामान का अभाव था। अर्जुन रायजादा ने अपना सामान अंदर फेंका, फिर सोफे पर बैठ गया। अचानक अर्जुन रायजादा को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही वह चारों ओर गंभीरता से देखने वाला था, एक परिपक्व आकर्षक महिला बाहर से अंदर आई। वह मुस्कुराई और बोली, क्या तुम सचमुच हमेशा के लिए यहीं रहने की योजना बना रहे हो? सुश्री यान। अर्जुन रायजादा की आंखें चौड़ी हो गईं। आड़ू की तरह पकी हुई यह महिला कोई और नहीं बल्कि सुश्री थी। यान। पब फ्यूचर विज्ञापन। अर्जुन रायजादा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आएगी।
काले चमड़े का परिधान, काले चमड़े की स्कर्ट और काले मोजे पहने वह अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रही थी। उसकी लंबी चिकनी टांगें ऐसी थीं कि कोई भी पुरुष उनकी ओर आंखें गड़ाए बैठा रहता। एमिस यान का ऊपरी शरीर एक काले चमड़े की जैकेट से ढका हुआ था, जिसकी जिप पूरी तरह से ऊपर नहीं थी, बल्कि उसकी छाती पर रुकी हुई थी, जिससे उसकी भरपूर क्लीवेज बाहर झांक रही थी। चिकना, गोरा और चमकदार। तुम बेवकूफ, तुम क्या देख रहे हो? ये देखकर कि अर्जुन रायजादा पहले उसकी टांगों को वासना से घूर रहा था और फिर धीरे धीरे उसके ऊपरी शरीर की ओर बढ़ रहा था, सुश्री ने कहा। यान घृणा से थूकने से खुद को नहीं रोक सका। देखते रहो और मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ओह, अर्जुन रायजादा दंग रह गया। उनकी नजर में सुश्री यान एक ज्ञानी और साफ सुथरी बोलने वाली महिला थी। उसने आज उससे इस तरह बात करने की उम्मीद नहीं की थी। अर्जुन रायजादा के लिए ये सचमुच एक आंख खोलने वाला क्षण था। उन्होंने जल्दी से पूछा, सुश्री यान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं अपना बिजनेस कार्ड वापस लेने आई हूँ, सुश्री ने कहा। यान ने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। अर्जुन रायजादा दंग रह गया। उसे अचानक याद आया कि रियो ओबरॉय ने उससे क्या कहा था कि सुश्री यान का बिजनेस कार्ड जीवन रक्षक ताबीज की तरह था। जब तक वह जियागुआई शहर में था, सुश्री को कुछ भी नहीं हुआ। यान पूरा नहीं कर सका। इस प्रकार अर्जुन रायजादा को तुरंत एहसास हुआ कि सुश्री यान उसे बाहर निकलने में मदद करने के लिए यहाँ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता अभी भी मजबूत थी। उसने कुछ दिन पहले ही डियानलिंग से कहा था कि वह जल्द ही बाहर आ सकता है और कोई उसे बचाने के लिए आया भी था। वास्तव में आप जाना नहीं चाहते, सुश्री यान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा। बेशक, लेकिन क्या तुम सच में मुझे अपने साथ बाहर चलने दोगे? अर्जुन रायजादा अचंभित रह गया और हंसते हुए बोला, अगर ऐसा है तो मुझे कहना होगा कि यह जगह मुझे सचमुच रोक नहीं सकती। आप मेरे बारे में बहुत कम सोचते हैं, है ना? सुश्री ने कहा। यान ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे बिजनेस कार्ड वापस दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। अर्जुन रायजादा ने कर्तव्यनिष्ठा से अपनी भीतरी जेब से उभरा हुआ बिजनेस कार्ड निकाला। पिछली बार सुश्री यान ने इसे एक नए से बदल दिया था और अब यह एक मुड़ा हुआ टुकड़ा था। अर्जुन रायजादा द्वारा दिया गया बिजनेस कार्ड देखकर सुश्री यान ने तुरंत भौहें चढ़ाई और डांटा, तुम छोटे बदमाश हो। दूसरे लोग मेरे बिजनेस कार्ड को विरासत की तरह संजोते हैं और तुम इसे अपनी जेब में ठूंस लेते हो, यहाँ तक कि इसे मोड़ भी देते हो। एमिस यान, आप इस बारे में गलत हैं। अर्जुन रायजादा ने अपनी छाती को छूते हुए कहा, मैंने हमेशा सुश्री यान को अपने पास रखा है। यान मेरे दिल के सबसे करीब जगह है। दूसरे लोग आपको एक मूर्ति के रूप में मानते हैं क्योंकि वे आपको एक ताबीज के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। एमिस ये समाचार सुनते ही यान की आंखें चमक उठीं। वह अर्जुन रायजादा की ओर मुस्कुराए और बोली, तुम छोटे बदमाश हमेशा इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जियोरुओ आपके लिए सिर से पांव तक दीवानी है। लेकिन मुझे आपकी बात पसंद है। ठीक है, मैंने इस बार आपकी मुफ्त में मदद करने का फैसला किया है। जैसे ही वह बोल रही थी, सुश्री यान ने अपनी जेब से एक नया सोने का उभरा हुआ बिजनेस कार्ड निकाला और अर्जुन रायजादा को दे दिया। इस कार्ड को सुरक्षित रखें और इसे अपनी छाती के पास रखना सुनिश्चित करें। इसे कभी मत खोना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद सुश्री यान अचानक मुड़ा और चला गया। अरे सुश्री यान, मैं यहाँ से कब निकल सकता हूँ? अर्जुन रायजादा जल्दी से चिल्लाया। 3 दिन के अंदर कोई तुम्हें बाहर निकाल लेगा, सुश्री ने कहा। यान की आवाज शून्य से आती हुई प्रतीत हुई। जब तक अर्जुन रायजादा उसके पीछे दौड़ा, वह बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थी। एक असहाय आह भरते हुए अर्जुन रायजादा ने खुद से कहा, यह महिला, वह काफी रहस्यमयी है। अर्जुन रायजादा की जेल प्रहरी के पद पर पदोन्नति ने झांग दादन को संकट की अभूतपूर्व अनुभूति दी थी। संकट की इस भावना ने झांग दादन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। वह गुस्से में अपने कार्यालय में कप फेंकते हुए चिल्लाया, धिक्कार है, अर्जुन रायजादा मेरे समान स्तर पर क्यों है? ये बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो भाई दंदन, अर्जुन रायजादा का समय अब ज्यादा देर तक अच्छा नहीं रहेगा। उसके छोटे भाई ने तुरंत उसे दिलासा दिया। ये सही है, अर्जुन रायजादा शरद ऋतु के बाद एक टिड्डा मात्र है, वह लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अन्य छोटे भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। पब फ्यूचर विज्ञापन। झांग दादन ने गुस्से से कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। चूंकि जेल निदेशक ने अर्जुन रायजादा को पदोन्नत किया है, इसका मतलब है कि निदेशक के सामने अर्जुन रायजादा की अच्छी प्रतिष्ठा है, जिसका अर्थ है कि मेरी अपनी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है। भाई दंडन, मेरी राय में आपकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी नहीं आई है। अन्यथा कल जो कुछ हुआ और निर्देशक का गुस्सा देखकर वह आपको फांसी पर लटका देता और 50 बार कोड़े मारता। देखो, कल तो कुछ नहीं हुआ, है ना? एक छोटे भाई ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। अपने छोटे भाई के शब्दों से खुश होकर झांग दादन को तुरंत खुशी महसूस हुई। कल अर्जुन रायजादा के खिलाफ की गई कार्रवाई में कई जेल गार्ड घायल हो गए
फिर भी निदेशक ने न तो उसे डांटा और न ही इसके बारे में पूछा। क्या यह उसे अर्जुन रायजादा का विरोध करने की शक्ति देने के बराबर नहीं था? ये सोचकर झांग दादन को बहुत खुशी हुई। महिला के विचारों पर अधिक विचार करना आवश्यक प्रतीत हुआ, अन्यथा कुछ बातें समझ से परे रह जाएंगी। हालांकि इससे पहले कि झांग दादन अर्जुन रायजादा से निपटने का कोई तरीका निकाल पाते, जेल नंबर 1 में चौंकाने वाली खबर फैल गई। 1. अर्जुन रायजादा को निर्दोष मानकर रिहा किया जाना था। ये खबर जेल नंबर 1 में बम की तरह फटी, जिससे वहां हड़कंप मच गया और हर कोई स्तब्ध रह गया। सभी ने सोचा, अर्जुन रायजादा ने इतना बड़ा अपराध किया था, अदालत ने उसे सजा सुनाई थी और फिर भी उसे निर्दोष मानकर रिहा कर दिया गया। इस बात पर विश्वास करना सबसे कठिन था झांग दादन को। आखिरकार अर्जुन रायजादा ने अपने छोटे भाई को मार डाला था, और जब बाहर इतने सारे बड़े लोग अर्जुन रायजादा को मारना चाहते थे तो उसे निर्दोष बताकर कैसे रिहा किया जा सकता था? समाचार प्राप्त करने पर झांग दादन ने ठंडी हंसी में कहा, मुझे आश्चर्य है कि अर्जुन रायजादा अब क्या चाल चल रहा है। अर्जुन रायजादा की कैद के 10वें दिन एक काले रंग की ब्यूक व्यावसायिक कार जियागुआई जेल के प्रवेश द्वार पर रुकी। काले कपड़े पहने 2 आदमी बाहर कूद पड़े, उनमें से एक के हाथ में चांदी का एक डिब्बा था। धूप का चश्मा पहने व्यक्ति ने अपनी जेब से एक लाल कागज निकाला, जिसके कवर पर लिखा था पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उसने दस्तावेज गेट पर गार्ड को सौंप दिया। गार्ड ने उस पर नजर डाली, तुरंत चौंक गया और सम्मानपूर्वक सलामी के साथ दस्तावेज लौटा दिया। गेट खुला और 2 भावशून्य व्यक्ति अंदर आए। गेट पर समाचार पाकर डियान लिंग ये सुनकर हैरान रह गया कि केंद्र सरकार से कोई आया है। जियागुआई शहर कोई बड़ा शहर नहीं था, बल्कि समुद्र के किनारे स्थित एक परिधीय प्रायद्वीपीय शहर था, जो हांगकांग, मकाओ और शेनज़ेन जैसे प्रमुख शहरों से घिरा हुआ था। इतिहास में कभी भी कोई केंद्रीय व्यक्ति इस जेल में नहीं आया था। डियान लिंग थोड़ा घबरा गई। उसने जल्दी से कार्यालय को साफ किया और फिर जल्दी से अपने कर्मचारियों को आगंतुकों का स्वागत करने के लिए गेट तक ले गई। गेट पर खड़ी होकर उसने दूर से काले कपड़े पहने 2 आदमियों को देखा, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक चमकदार केस था और वे उसकी ओर आ रहे थे। डियान लिंग बहुत उत्सुक था और उसने दोनों व्यक्तियों पर बारीकी से नजर रखी। जब उन्होंने डियान लिंग को देखा तो वे तुरंत मुस्कुराए। धूप का चश्मा पहने आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, जेल निदेशक नमस्ते, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये ठीक है, कृपया अंदर आइए। डियान लिंग ने जल्दी से दोनों पुरुषों का कार्यालय में स्वागत किया और उनकी महिला सहायक ने जल्दी से उनके लिए चाय बनाई। ओह, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ कामकाज संभालने आए हैं और उसके तुरंत बाद चले जाएंगे। धूप का चश्मा पहने आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सज्जनों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह क्या है? डियान लिंग ने उत्सुकता से पूछा। धूप का चश्मा पहने आदमी ने तुरंत लाल दस्तावेज डियान लिंग को सौंप दिया और कहा, इस बार हम यहाँ उच्चतर आदेश से अर्जुन रायजादा नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। 138, अध्याय 132, अध्याय 129, राष्ट्रीय सुरक्षा। डियान लिंग चौंका और जल्दी से लाल दस्तावेज पर नजर डाली। इस नजर ने उसके चेहरे के भाव कई बार बदल दिए। वह स्तब्ध होकर लाल दस्तावेज को देखने लगी। पुलिस विश्वविद्यालय में झोगनानहाय अंगरक्षकों के साथ युद्ध कौशल का अध्ययन करते समय उन्होंने एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति के बारे में अफवाहें सुनी थी, जो हवा और बारिश को बुला सकती थी, एक ऐसी शक्ति जिसे हुआक्सिया के संरक्षक देवताओं के रूप में जाना जाता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आज उनसे मिल पाएगी। जल्दबाजी में डियान लिंग ने अपनी हैरानी भरी अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए चाय की एक घूंट ली। चाय का कप नीचे रखने के बाद उसने शांति से कहा, अर्जुन रायजादा एक हत्यारा है। उचित प्रक्रियाओं के बिना हम उसे कतई रिहा नहीं कर सकते। काले कपड़े पहने दोनों पुरुषों ने एक दूसरे को देखा और फिर मेज पर एक चांदी का सूटकेस रखा, उसे खोला और धूप का चश्मा पहने आदमी ने एक दस्तावेज फोल्डर निकाला और उसे डियान लिंग को देते हुए कहा, यहाँ रिहाई के दस्तावेज है, एक नजर डालें। डियान लिंग ने घबराहट में फोल्डर खोला, उसमें से एक सफेद कागज निकाला जिस पर अर्जुन रायजादा की तस्वीर लगी थी और राज्य परिषद की मुहर भी लगी थी। डियान लिंग फिर से चौंक गया। उसने जल्दी से अर्जुन रायजादा का बायोडेटा देखा, लेकिन उस पर केवल कुछ सरल पंक्तियां थीं। विशेषकर बायोडेटा अनुभाग मूलतः खाली था। निराश होकर डियान लिंग ने फोल्डर नीचे रख दिया और कहा, चूंकि यह आधिकारिक प्रक्रिया है तो चलिए उसे रिहा कर देते हैं। ये कहते हुए डियान लिंग ने तुरंत अपने सहायक को अर्जुन रायजादा को बुलाने के लिए कहा। क्या मैं आप दोनों से कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? डियान लिंग ने उत्सुकता से पूछा। जब तक इसमें राज्य की गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला शामिल न हो, आप पूछ सकते हैं। दोनों ने सिर हिलाया। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके संगठन का कोडनेम क्या है? डियान लिंग ने धीरे से कहा, क्योंकि उसने हमेशा सुना था कि चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने वाली एक विशिष्ट सेना है, जिसे विश्व भर में राष्ट्र के संरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। फिर भी कोई भी कभी भी अपने संगठन का सही नाम नहीं बता पाया, इसलिए डियान लिंग विशेष रूप से उत्सुक था। दोनों व्यक्तियों ने एक दूसरे की ओर देखा और धूप का चश्मा पहने व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हमारा संगठन सार्वजनिक रूप से चीनी ड्रैगन समूह के रूप में जाना जाता है। ड्रैगन ग्रुप।
डियान लिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। सचमुच कितना प्रभावशाली नाम है। चीनी ड्रैगन समूह पूरी तरह से चीनी ड्रैगन की भावना को मूर्त रूप देता है। प्रत्येक चयनित सदस्य ड्रैगन का एक कुलीन वर्ग था। डियान लिंग ने उत्साह से आगे कहा, क्या ड्रैगन ग्रुप में कुछ खास है? मुझे खेद है, मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता। आदमी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगी। डियान लिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अर्जुन रायजादा के बारे में पूछूंगी। अर्जुन रायजादा ने पहले क्या किया था? उसने अपनी याददाश्त क्यों खो दी? हमें नहीं पता। दोनों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। शुरू से अंत तक दोनों सीधे बैठे रहे। उन्होंने अपने सामने रखी चाय को छुआ तक नहीं। ड्रैगन समूह के सदस्य होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से सतर्कता को सर्वप्रथम रखते हैं तथा तब तक कुछ भी खाने से परहेज करते हैं जब तक कि वे ये सुनिश्चित न कर ले कि वह सुरक्षित है। कुछ ही देर में अर्जुन रायजादा को लाया गया। शुरू में उसने सोचा कि डियान लिंग उसे कोई मिशन सौंप रहा है। कार्यालय में प्रवेश करते ही उसे आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत दो काले कपड़े पहने पुरुषों को देखा और अर्जुन रायजादा ने सतर्क होकर उनसे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को देखा। इन दोनों के कौशल की तुलना निश्चित रूप से महान जनरल के 4 महान हत्यारा जनरलों के कौशल से की जा सकती है। जैसे ही अर्जुन रायजादा सावधानी से उसके पास पहुंचा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जेल निदेशक, आपने मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन रायजादा ने तुरंत पूछा। हम अर्जुन रायजादा, बधाई हो, तुम आजाद हो, डियान लिंग ने हल्के से कहा। अर्जुन रायजादा उन 2 आदमियों को देखकर चौंक गया। वे सोफे से उठे, फिर अर्जुन रायजादा की ओर मुड़े और पूछा, क्या आप अर्जुन रायजादा हैं? हाँ, अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। कृपया हमारे साथ आइए, दोनों ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपको रिहा कर दिया गया है। ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लूंगा। अर्जुन रायजादा को तुरंत एहसास हुआ कि इन दोनों को सुश्री ने भेजा होगा। यान। इस प्रकार बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तेजी से अपना सामान पैक किया और काले कपड़े पहने उन 2 आदमियों के पीछे बाहर चला गया। डियान लिंग उसे विदा करना चाहता था। उसने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हम कमीने, क्या अब तुम बहुत खुश हो? स्वर्ग और पृथ्वी मेरे साक्षी हों। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जेल में रहना पसंद करूंगा। जेल में मेरे पास पीने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला दाहोन पाव था, साथ घूमने के लिए छोटे भाई थे। मैं तो खूबसूरत जेल निदेशक को भी चिढ़ा सकता था। वह कितना अच्छा जीवन था। दुख की बात है कि मुझे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया। हम कम से कम तुम्हारे पास जमीर तो है। डियान लिंग ने हल्के से खर्राटे लिए। उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी अंतरात्मा बुदबुदा रही थी, अगर यह कमीना चला गया तो मुझे क्या? वह उसके साथ जेल के मुख्य द्वार तक गई, जहां एक काली ब्यूक बिजनेस कार इंतजार कर रही थी। डियान लिंग ने अर्जुन रायजादा के कान में फुसफुसाया, अक्सर मुझसे मिलने आना याद रखना और अपने दोनों छोटे भाइयों को भी साथ लाना। मैं जानता हूं आप कोई आम आदमी नहीं है, हे। ओह! अर्जुन रायजादा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराया और बोला, आहा, मेरे लिए हाउजी और दाजिया का अच्छे से ख्याल रखना। यदि संभव हो तो उन्हें कार्यभार संभालने दें। मुझे विश्वास है कि वे खुश होंगे। अरे, जब तुम जा रहे हो तब भी तुम अपने लोगों को अपनी जगह पर रखना नहीं भूलते, डायन लिंग ने थूकते हुए कहा। उसके बाद अर्जुन रायजादा उन दोनों के साथ कार में बैठ गया और कार तेजी से जियागुआई शहर के डाउनटाउन क्षेत्र की ओर भाग गई। डियान लिंग ने कार की ओर तब तक हाथ हिलाया जब तक वह सड़क के अंत में पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, फिर वह मुड़ी और चली गई। जेल में हाउजी और दाजिया को अर्जुन रायजादा के जाने के बारे में पता चला और वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या भागने का कोई अवसर खोजा जाए। हालांकि उन्हें अर्जुन रायजादा से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें जेल में रहने और 1000 से अधिक कैदियों का प्रबंधन करने में डियान लिंग की मदद करना जारी रखने का निर्देश दिया गया था और यह सुनिश्चित किया गया था कि झांग दादन को कोई अवसर न दिया जाए। अर्जुन रायजादा का आदेश मिलते ही उन्होंने तुरंत भागने का विचार त्याग दिया। अर्जुन रायजादा को एक काले ब्यूक वाणिज्यिक वाहन द्वारा एक शानदार होटल में ले जाया गया और सीधे पीछे से लिफ्ट में प्रवेश किया गया, फिर ऊपर की मंजिल से छत तक खिड़कियों वाले एक शीर्ष मंजिल के स्वीट में ले जाया गया। धूप का चश्मा पहने एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, फिर दरवाजा खोला गया। एमिस यान ने फर्श तक लंबी पोशाक पहन रखी थी जिससे उसकी आधी पीठ साफ दिखाई दे रही थी। 2 भरे हुए और गर्वित जैद स्तनों को काले धुंध के 2 पतले टुकड़ों द्वारा सहारा दिया गया था और उनके बीच की दरार अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। गल्प! अर्जुन रायजादा ने अपनी लार निगल ली और सुश्री के चेहरे पर खुशी की एक झलक उभरी। यान की आंखें। धूप का चश्मा पहने आदमी ने आदरपूर्वक कहा, सुश्री, यान, उस व्यक्ति को यहाँ लाया गया है। मम, अब आप लोग जा सकते हैं, सुश्री ने कहा। यान ने अपना हाथ हिलाया। फिर दोनों तुरंत चले गए। अब केवल अर्जुन रायजादा और सुश्री। यान को कमरे में छोड़ दिया गया। अर्जुन रायजादा मोहक और आकर्षक सुश्री को देख रहा है। यान अपनी भावनाओं के उफान को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके भीतर एक दुष्ट आग भड़क उठी। एमिस, यान ने मुड़कर मुस्कुराया और कहा, अंदर आओ छोटे बदमाश, देखो तुम कितने लालची हो। जैसा कि सुश्री
यान ने पलटकर देखा, उसके सुडौल और सुडौल नितंब और काली पतली स्कर्ट और भी अधिक पारदर्शी लग रही थी, जो उसके गालों के बीच की दरार को मुश्किल से छिपा रही थी। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से देखा कि उसकी पतलून के नीचे एक तंबू बन रहा है। वह जल्दी से अंदर गया और अपना शर्मनाक पक्ष उजागर न करने की पूरी कोशिश की। एमिस, यान ने सुस्ती से पैर पसारे और फिर चांद के आकार की कुर्सी पर बैठ गया। अपने सामने रखे एक स्टूल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, बैठ जाओ छोटे बदमाश। यह कि अर्जुन रायजादा ने अपनी लार निगल ली और अजीब तरह से कहा, सुश्री यान, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है सुश्री। यान ने अपना हाथ हिलाया, उसके गुलाबी होंठ धीरे से मुस्कुराए, जिससे उसके 8 मोती जैसे सफेद दांत तुरंत दिखाई देने लगे। एमिस, यान का चेहरा इतना नाजुक था कि अर्जुन रायजादा उसकी उम्र का अंदाजा लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे लगा कि उसके सामने मुस्कुरा रही महिला इतनी परिपक्व होने का नाटक करने के लिए बहुत छोटी लग रही थी। अचानक अर्जुन रायजादा ने पूछा, सुश्री यान, इस साल आपकी उम्र कितनी है? फट। एमिस, यान ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी, लगभग फूट फूट कर रोने लगी। एमिस, यान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा, तुम छोटे बदमाश, क्या तुम नहीं जानते कि एक महिला की उम्र एक रहस्य है? आप यह अनुमान लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मेरी उम्र कितनी है? अगर आप मुझसे पूछें सुश्री यान, तुम्हारी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं है। अर्जुन रायजादा ने गंभीरता से 2 उंगलियां उठाई। एमिस, यान फिर से जोर से हंस पड़ी, उसका शरीर कांप रहा था, उसके दोनों भरे हुए जेड स्तन थोड़े से हिल रहे थे, जिससे उसकी 2 गुलाबी कलियां लगभग दिखने लगी थीं। अर्जुन रायजादा की निगाहें सुश्री पर टिकी रहीं, यान की परिपूर्णता दूर जाने के लिए अनिच्छुक। एमिस, यान तब तक हंसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल आए, और खुद को संभालने की कोशिश करने के बाद उसके गालों पर हल्का गुलाबी रंग छा गया। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, तुम छोटे बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मनोरंजक होगे। आपके साथ मैं शायद 10 साल और जी सकता हूँ। क्या अब से मैं तुम्हारे साथ रहूं? अर्जुन रायजादा ने सीढ़ी चढ़ने का फैसला किया, क्योंकि ऐसी चापलूसी सस्ती थी, आज कहे गए शब्द कल आसानी से भुलाए जा सकते थे। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। क्या आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं? सुश्री ने कहा। यान ने हल्के से खर्राटे लिए गुस्से का नाटक किया, लेकिन अंततः जोर से हंस पड़ा। उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और पूछा, अब से तुम जियागुआई शहर में क्या करने की योजना बना रहे हो? मुझे अभी तक यकीन नहीं है। मैं फिलहाल रियो ओबरॉय को पूर्वी शहर जिले में जमीन के उस टुकड़े को विकसित करने में मदद करने की योजना बना रहा हूँ। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, एक आदमी को अपना वादा निभाना चाहिए। चूंकि मैंने उससे वादा किया था, इसलिए मुझे जरूर मदद करनी चाहिए। ये तो अच्छा है सुश्री। यान मुस्कुराए, फिर अपनी कॉफी की चुस्की लेते हुए बोली, जियो रियन ने मुझे बताया था कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। मेरा एक मित्र है जो एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक है, जो खोई हुई यादों को जगाने में सक्षम है। आप कोशिश करना चाहते हैं? सचमुच? अर्जुन रायजादा रुका, तुरंत खुश हुआ। अरे, मैं लगातार अपनी याददाश्त जगाना चाहता हूँ। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं किसे जानती थी, और मैं बिना किसी कारण के उस भगवान द्वारा भुला दिए गए गोल्डन ट्रायंगल में क्यों पहुंच गई? सुश्री ने कहा। यान ने सिर हिलाया और कहा, बेशक ये सच है। भूल जाओ। अर्जुन रायजादा ने तुरंत अपना सिर हिलाया। 139, अध्याय 133, अध्याय 130, लिटिल रास्कल। सुश्री। यान आश्चर्यचकित रह गया। ये छोटा सा बदमाश, अभी तो वह बहुत उत्साहित लग रहा था, लेकिन अब वह पीछे हट रहा है। एमिस। यान अर्जुन रायजादा के अचानक 180 डिग्री परिवर्तन के बारे में बहुत उत्सुक था और उसने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? कुछ खास नहीं। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और बोला, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर मुझे जोर नहीं देना चाहिए। यादें, अगर वे वापस आती हैं तो वे वापस आती हैं, अगर नहीं तो मैं इसे एक नई शुरुआत मानूंगा। ठीक है, बुरा नहीं है सुश्री। यान ने सिर हिलाया और कहा, कभी कभी मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं अपनी याददाश्त खो दूं और किसी दूसरे शहर में नए सिरे से जीवन शुरू कर सकूं। बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मिशन हैं और बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता। हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अर्जुन रायजादा ने हल्के से कहा। इन गंभीर विषयों पर बात करने पर अर्जुन रायजादा वास्तव में शांत हो गया। सेक्सी सुश्री का सामना करना। यान, वह अब पहले की तरह अधिक शांतचित्त लग रहा था, अब वह उतना घबराया हुआ नहीं था। एमिस। यान ने अर्जुन रायजादा को एक कप कॉफी दी और कहा, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं, जिया और का अच्छे से ख्याल रखना। वह एक अच्छी लड़की है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं उसे जीतने में आपका समर्थन करता हूं। हाँ, अर्जुन रायजादा हंसा और बोला, दरअसल मुझे बड़ी उम्र की महिलाओं में ज्यादा दिलचस्पी है। देखो, तुमने अभी अभी अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया है, सुश्री ने कहा। यान ने मोहक हंसी के साथ अपनी छाती को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो कोशिश करो। जब सुश्री यान ने ये कहा, अर्जुन रायजादा वास्तव में पीछे हट गया।
यद्यपि सुश्री यान सेक्सी और आकर्षक थी, उसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय थी और उसमें रहस्यमय शक्तियां थीं और कोई नहीं जानता था कि वह अचानक क्या कर बैठेगी। तो अर्जुन रायजादा ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। क्या आप हिम्मत हार गए? सुश्री ने कहा। यान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन रायजादा की ओर देखा। हे कोई बात नहीं, मुझे बड़ी उम्र की महिलाओं में रुचि हो सकती है, लेकिन मैं बहकाना पसंद करता हूँ। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया। पटुई सुश्री। यान तुरंत शर्मा गया, थूक दिया और फिर सुस्ती से खींचता हुआ खड़ा हो गया। आलसी आंदोलन, चमकदार आकर्षण, विकीर्ण। सुश्री के मुख से सभी प्रकार के आकर्षण फूट पड़े। यान। अर्जुन रायजादा ने उसके मोहक शरीर को देखा, उसकी पतली कमर के नीचे की सुंदर वक्रता, उसके गोल और उभरे हुए नितंब जो मुश्किल से छुपे हुए थे। एमिस। यान ने अर्जुन रायजादा की ओर पीट करके कहा, यदि आप आराम करना चाहते हैं तो आप यहीं सो सकते हैं। यदि आपके पास करने को कुछ काम है तो वापस चले जाइए। मैं झपकी लेने जा रहा हूं। ऐसा कहते हुए सुश्री यान चली गई। उसने अपनी स्कर्ट उतार दी, उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी पीठ पूरी तरह चिकनी और गोरी थी, बिना किसी आवरण के। अर्जुन रायजादा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह चाहता था कि काश वह आगे बढ़ पाता ताकि उसे स्पष्ट दृश्य मिल सके। दुर्भाग्यवश सुश्री यान उससे दूर मुंह करके खड़ी थी और जैसे ही उसकी स्कर्ट उसके ऊपरी शरीर से गिरने वाली थी, अर्जुन रायजादा ने उसके नितंबों को घूर कर देखा। दुर्भाग्यवश जैसे ही स्कर्ट उसके कूल्हों से नीचे उतरने वाली थी, सुश्री यान कमरे में दाखिल हुई, धीरे से अपने पीछे का दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए अपना सिर बाहर निकाला। मैं सोने जा रही हूँ, अपने आप को घर पर सहज महसूस करो। काम खत्म करने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसे पूरी तरह से बंद नहीं किया। अर्जुन रायजादा ने आह भरी। उसका हाथ उसके निचले हिस्से को ढंक रहा था, जो पहले से ही स्टील की तरह सख्त हो गया था। उसने कुछ गहरी सांसें ली, फिर एक ही घूंट में कॉफी पी गया। उसने आंशिक रूप से बंद दरवाजे की ओर देखा, कुछ करने का मन किया, लेकिन अंततः वह उन भयानक लपटों को दबाने में कामयाब रहा। अर्जुन रायजादा कुछ देर तक सोफे पर बैठा रहा और फिर बाहर चला गया। कमरे में सुश्री यान पूरी तरह से नंगा था। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपनी चिकनी नाजुक त्वचा को देख रही थी। उसे अपने आकर्षण पर पूरा भरोसा था। फिर भी जब उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो सुश्री यान थोड़ा चौंक गई। फिर उसने अपने होठों पर मुस्कान ला दी और कहा, कितना काया बदमाश है। बोलने के बाद वह तुरंत बिस्तर पर लेट गई और रेशमी रजाई खींच ली। कमरा ठंडी हवा से भरा हुआ था और उसके नग्न शरीर को रजाई से ढके होने के कारण वह अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। अर्जुन रायजादा होटल से बाहर निकला, अपना सिर घुमाया और देखा कि यह जिनशेन ग्रैंड होटल था। जिनशेन को छोड़कर वह सीधे तियानिया समूह की ओर बढ़ गया। उन्हें देरी हो गई थी और उन्हें तियानिया समूह की स्थिति के बारे में पता नहीं था। अर्जुन रायजादा ने अचानक एक कार बुलाई और तियानिया ग्रुप की ओर दौड़ पड़ा। दोपहर के समय लिटिल मेई रिसेप्शन डेस्क पर सो रही थी। अर्जुन रायजादा ने किसी को परेशान नहीं किया, सीधे लिफ्ट में चढ़ गया और उसे 20वीं मंजिल तक ले गया। 20वीं मंजिल पर रियर ओबरॉय का कार्यालय था और कंपनी की सबसे ऊपरी मंजिल भी थी। अभी दोपहर हो चुकी थी और कंपनी ने अभी तक काम शुरू नहीं किया था। कंपनी के सभी कर्मचारी आराम कर रहे थे, कुछ लोग लाइब्रेरी में थे, अन्य लोग कंपनी के निःशुल्क बार में बियर पी रहे थे। इसलिए अंदर का रास्ता खाली था, एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन रायजादा सीधे रियर ओबरॉय के कार्यालय में चला गया। दरवाजा आधा खुला था। अर्जुन रायजादा ने दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। कार्यालय खाली था, मेज पर रखी कॉफी ठंडी हो गई थी। अर्जुन रायजादा चौंका और फिर खुले दरवाजे वाले दूसरे कमरे की ओर चला गया, जो रियर ओबरॉय का जिम था, जिसमें कालीन बिछा हुआ था, जिस पर एक योगा मैट और एक ट्रेडमिल था। फिर भी उसके मालिक का कोई पता नहीं चला। कितना अजीब है, वह कहाँ चली गई? अर्जुन रायजादा उत्सुकता से उस क्षेत्र में घूम रहा था। असहाय होकर अर्जुन रायजादा केवल कार्यालय में एक और कमरा खोल सका, जो बंद दरवाजे वाला एकमात्र कमरा था। अर्जुन रायजादा ने घुंडी घुमाई और जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि रियर ओबरॉय चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई झपकी ले रही थी। उसका सुंदर चेहरा खुला हुआ था। गुलाबी बिस्तर ने उसके शरीर को ढक रखा था, उसकी कोमल बाहें चादर के बाहर थीं। कमरा पूर्णतः वातानुकूलित था। रियर ओबरॉय को नींद में भौहें सिकोड़ते देख अर्जुन रायजादा के दिल में कोमलता की लहर दौड़ गई। वह जल्दी से अंदर आया और रियर ओबरॉय की बाहों को बिस्तर के अंदर डाल दिया। वह कवर के नीचे झांकने से खुद को रोक नहीं सका और जब उसने रियर ओबरॉय के पजामा के नीचे उसकी पूर्णता देखी तो उसने अपने दांत पीस लिए, अपने भीतर उठ रहे बुरे विचारों को दबा दिया और ठीक से उसके ऊपर कवर वापस खींच लिया। अर्जुन रायजादा की हरकतों से जाग गई रियर ओबरॉय ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अर्जुन रायजादा उसके ठीक सामने बैठा है। उसने अपना मुंह ढक लिया। अर्जुन रायजादा, क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? नहीं, यह एक सपना है। अर्जुन रायजादा ने उसे देखकर मुस्कुराया। है, क्या ये वास्तव में एक सपना है?
रिया ओबरॉय ने चौंकते हुए पूछा और तुरंत अर्जुन रायजादा से लिपट गई, उसकी छाती उसके हाथ से दब गई। इससे अर्जुन रायजादा के बेचैन दिल में और भी आग लग गई। रिया ओबरॉय को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह सिर्फ अपने कैमिसोल में थी या नहीं, क्योंकि उसके लिए ये सब सिर्फ एक सपना था। भले ही पट्टियां पहले ही उसके कंधों से खिसक चुकी थी और उसकी गर्वित छाती पूरी तरह से हवा में उजागर हो गई थी। अर्जुन रायजादा को यह दृश्य देखकर खून खौल उठा। ये वास्तव में एक सपना है। अर्जुन रायजादा ने जल्दी से सिर हिलाया, खुद से बुदबुदाया, यार अगर यह सपना नहीं होता तो तुमने मुझे पहले ही बाहर निकाल दिया होता। रिया ओबरॉय ने तुरंत अपने होंठ उसके होठों पर दबा दिए, अर्जुन रायजादा के मुंह को स्थिर कर दिया और अर्जुन रायजादा रोमांचित महसूस करने लगी। यह एक खूबसूरत बॉस थी जो ऐसे आकर्षक परिदृश्य में उससे चुंबन मांग रही थी। यदि अर्जुन रायजादा ने ऐसे क्षण में कुछ नहीं किया तो क्या वह खुद को एक आदमी भी कह सकता है। उसने निर्णायक रूप से रिया ओबरॉय को चूमा और फिर उसकी भरपूर छाती को पकड़ लिया। ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि यह कितनी चिकनी और नाजुक महसूस हो रही थी। हल्के से दबाने पर पता चला कि यह अविश्वसनीय रूप से लचीला है। अर्जुन रायजादा ने निर्णायक रूप से रिया ओबरॉय को गले लगाया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों चोटियां उसकी छाती से कसकर चिपकी हुई थीं। यह एक ऐसा एहसास था जो सचमुच रोमांचकारी था। अर्जुन रायजादा ने रिया ओबरॉय की कोमल जीभ का स्वाद लिया और उसकी मिठास को तीव्रता से महसूस किया। रिया ओबरॉय अचानक दर्द से चिल्लाए। अर्जुन रायजादा के उत्साह के कारण उसकी जीभ दुखने लगी थी। चौंक कर उसने अविश्वास से अर्जुन रायजादा को देखा। यह कोई सपना नहीं है। अर्जुन रायजादा ने मूर्खता से रिया ओबरॉय को देखा, अपनी लार निगलते हुए। उसकी पूरी छाती उसके सामने खुली हुई थी। उन्हें छूने के बाद अब उसे फिर से उन तक पहुंचने की इच्छा हुई। शर्मिंदा होकर उसने कहा, सचमुच यह कोई स्वप्न नहीं है। बेवकूफ। रिया ओबरॉय घबराकर चिल्लाई, जल्दी से एक तकिया पकड़ा और उसे अर्जुन रायजादा पर जोर से फेंक दिया। अर्जुन रायजादा चकमा देकर तेजी से बाहर भाग गया। जैसे ही रिया ओबरॉय चिल्लाया, अर्जुन रायजादा, तुम बेवकूफ हो, तुम विकृत हो, तुम बेशर्म और नीच हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अर्जुन रायजादा जल्दी से चिल्लाया। तुम बस वहीं रहो। रिया ओबरॉय गुस्से से चिल्लाए। फिर रिया ओबरॉय ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, अपनी कार्य वर्दी पहन ली, फ्रेश हुई, अपने बालों में कंघी की, थोड़ा सा मेकअप किया और फिर जाने के लिए उठ गई। अर्जुन रायजादा कार्यालय के अंदर आज्ञाकारी ढंग से खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था जैसे कोई स्कूली बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो। रिया ओबरॉय का चेहरा लाल हो गया जब उसने अर्जुन रायजादा को देखा। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा उमड़ रहा था। ये बेवकूफ स्थिति का फायदा उठा रहा है। रिया ओबरॉय ने हल्के से कहा। फिर वह अपनी मेज पर चली गई, बैठ गई, अर्जुन रायजादा की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम जेल में नहीं थे? आप बाहर कैसे निकले? वह। अर्जुन रायजादा ने अजीब तरह से अपना सिर खुजाते हुए कहा, ये सुश्री थी। वह। उसका बिजनेस कार्ड वापस ले लिया। रिया ओबरॉय की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या आप सुश्री कह रही हैं? यान ने आपकी मदद करने के लिए इतनी परेशानी उठाई? अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। ये वास्तव में बहुत बढ़िया है। रिया ओबरॉय ने खुशी से कहा, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इसने मुझे लगभग मार डाला था। क्या हुआ? अर्जुन रायजादा ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं। रिया ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया। तभी लिन जिविन क्रोधित होकर अंदर आया और बोला, अर्जुन रायजादा, तुम पाखंडी हो। बावजूद श्री ली, जब आप जेल में थे तब आप प्रार्थना कर रहे थे और शराब के जहर से लगभग मर रहे थे, और जैसे ही आप वापस लौटे आपने श्रीली को परेशान किया। ली, आप अपने आप के साथ कैसे रह सकते हैं? अर्जुन रायजादा चौंक गया। उसने रिया ओबरॉय को घबराहट से देखा और पूछा, जियोरुओ, क्या हो रहा है? मैं ठीक हूँ। रिया ओबरॉय ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं आपको बता दूं, लिन जिवेन इसे और सहन करने में असमर्थ श्रीमान के लिए क्रोधित महसूस कर रही थी। ली, एक महिला होने के नाते उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि श्री ली का अर्जुन रायजादा के प्रति स्नेह। अन्यथा श्रीमान ली चुपचाप उसके लिए इतना बलिदान। दांत पीसते हुए उसने कहा, आपको कड़ी सजा से बचाने के लिए श्रीमान ली को लियू जियांग मिला, जो श्रीली के साथ संबंध बनाने की योजना बना रहा था। ली लंबे समय से 140 अध्याय 134 अध्याय 131 सौंदर्य मोहित करता है। लिन जिवेन ने अर्जुन रायजादा को पूरी स्थिति समझाई। अर्जुन रायजादा की आंखें सुनते ही लाल हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रिया ओबरॉय उसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएगी। यह अकल्पनीय था। अगर लियू जियांग ने उस समय रिया ओबरॉय के प्रति बुरे इरादे रखे होते तो वह शायद वापस नहीं लौटती। ये सोचकर अर्जुन रायजादा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। गुस्से में उसने घोषणा की, मैं अभी लियू जियांग से हिसाब चुकता करने जा रहा हूँ। रुको। रिया ओबरॉय तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और लिन जिवेन ने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से से अर्जुन रायजादा को देखने लगा। यह क्या होना चाहिए? पुरुष वर्चस्ववाद, व्यक्तिगत वीरता का प्रदर्शन।
मैं आपको बता रहा हूँ, लियू जियांकियो को सिटी सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नत किया जाने वाला है। तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। अपने दांत पीसते हुए और अपना चेहरा सफेद करते हुए अर्जुन रायजादा ने दृढ़ता से कहा, सीधे लिन जिविन की ओर देखते हुए, अगर लियू जियांकियो ने जियाओरुओ के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो वह निस्संदेह अपने मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है। उसे पिछली बार जो किया था उसकी भी कीमत चुकानी होगी। यह मेरा सिद्धांत है, अर्जुन रायजादा की गंभीर प्रतिज्ञा है। पीछे खड़े रियो ओबरॉय की आंखों में आंसू आ गए, वे बहुत भावुक हो गए। लेकिन दूसरी पार्टी सरकार में पसंदीदा है, आप उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? लिन जिवेन ने दरवाजा दबाया। अर्जुन रायजादा को लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं हुई। अगर वह स्वयं स्वर्गीय राजा भी होता तो भी मैं उसका एक दांत तोड़ देता, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह तो बस एक नगर सचिव है। अर्जुन रायजादा ने अपनी तर्जनी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया। उसके प्रभावशाली अंदाज ने रियो ओबरॉय का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका अद्भुत आभामंडल महिलाओं को अत्यधिक आकर्षित करता था। लिन जिवेन भी आश्चर्यचकित होकर अर्जुन रायजादा को देख रहा था। यह आदमी बिना किसी मजबूत पृष्ठभूमि या ठोस संबंधों के श्री अर्जुन की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार था। ली अर्जुन रायजादा, रियो ओबरॉय ने आखिरकार कहा। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने अपने होठों को ढकते हुए कहा, बहुत आवेगी मत बनो। लियू जियांकियो के साथ व्यवहार लापरवाह नहीं हो सकता, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। मुझे डर लग रहा है। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए, मैं अभी भी तुम्हारे पीछे हूँ। अर्जुन रायजादा का पूरा शरीर कांप उठा। क्या रियो ओबरॉय के शब्द अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति थे? अर्जुन रायजादा ने रियो ओबरॉय का सामना किया, अपनी लार निगलते हुए। जियोरुओ, गलत मत समझो। रियो ओबरॉय ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और कहा, मैं बस आपको बताना चाहती थी, अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर तियान्या समूह का क्या होगा? आप उत्तरी सिटी डिस्ट्रिक्ट परियोजना के योजनाकार हैं, इसलिए कंपनी ने आपको वहां प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने आपको उस परियोजना के लिए जिम्मेदार अंतरिम उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया है। एक बार आपकी रणनीति सफल हो गई तो बोर्ड आपको आधिकारिक तौर पर तियान्या समूह के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर देगा। अर्जुन रायजादा दंग रह गया और फिर रियो ओबरॉय की ओर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमान ली, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ करूंगा। इसके लिए धन्यवाद। रियो ओबरॉय ने अपना सिर हिलाया। हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में। अर्जुन रायजादा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रियो ओबरॉय की ओर देखा। हमारे बीच। रियो ओबरॉय ने अपना सिर नीचे कर लिया, फिर अचानक उसने अर्जुन रायजादा की ओर देखा और कहा, क्या तुम हमारी याददाश्त खोने से पहले के प्यार को भूल गए थे? ये तो बस एक दिल से किया गया मजाक था जियाओरुओ। मैं तुम्हारे साथ ईमानदार हूँ। अर्जुन रायजादा ने गंभीरता से रियो ओबरॉय को देखा। रियो ओबरॉय ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया, उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं। मैं समझ गया। अर्जुन रायजादा की मुट्ठियां अचानक ढीली पड़ गईं, फिर वो बाहर चला गया, दरवाजे की ओर मुड़ा। चिंता मत करो, मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। क्योंकि मैं तो बस एक गुलाम हूँ। रियो ओबरॉय हैरान रह गई, उसका दिमाग बिजली की तरह चमक उठा। वह अचानक उसके पीछे भागी, लेकिन गलियारे में अर्जुन रायजादा का आकार अब दिखाई नहीं दे रहा था। रियो ओबरॉय के आंसू किसी बांध के टूटने की तरह फूट पड़े। लिन जिवेन असहाय होकर उन दोनों को देख रहा था और गहरी सांस ले रहा था। रियो ओबरॉय और अर्जुन रायजादा के बीच दूरी बहुत अधिक थी। एक सामान्य नागरिक था जिसकी पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, दूसरा एक राष्ट्रीय समूह का सीईओ था। लिन जिवेन को लगा कि रियो ओबरॉय अधिक दुखद है, क्योंकि कभी कभी किसी का भाग्य स्वयं द्वारा निर्धारित नहीं होता है। इसके विपरीत उनके पास बहुत अधिक स्वतंत्रता हो सकती है। शायद अर्जुन रायजादा उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त था। अर्जुन रायजादा इमारत से बाहर भागा। दोपहर के 2 बज चुके थे। वह अपनी छोटी सी ऑटो कार को गैराज से निकालकर सीधे यूनिवर्सिटी सिटी की ओर चल पड़ा। फैंग जिक्सियाओ अंतिम समायोजन पूरा कर रहा था। सभी जुआ मशीनें पहले से ही जगह पर थीं और इमारत के सामने सब कुछ साफ था। फैंग जिक्सियाओ अपने छोटे भाइयों के साथ बाहर लालटेन लटका रहा था। भाई अर्जुन यहाँ है। जियोएर लाल दुपट्टा पहने, लोहे की छड़ लिए प्रवेश द्वार पर आज्ञाकारी ढंग से खड़ा था। अर्जुन रायजादा को देखकर उसने छड़ी छोड़ दी और उसकी ओर दौड़ा। जब फैंग जिक्सियाओ ने सुना कि अर्जुन रायजादा आ गया है तो वह और अन्य लोग जल्दी से बाहर भागे। दाहे, जो अभी भी बॉक्सर की पोशाक में थे और उनके हाथ धुंध से ढके हुए थे, एक लालटेन पकड़े हुए थे और दूसरों के साथ हंसते हुए बाहर आए। पिछले आधे महीने में दाहेई में सबसे अधिक परिवर्तन आया था। फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोगों के साथ उसकी बातचीत ने उसे एक परिवार की गर्मजोशी का एहसास कराया था। उस लड़ाई के बाद अर्जुन रायजादा का अनुसरण करने का निर्णय लेने के बाद से वह धीरे धीरे इस बड़े परिवार में एकीकृत हो गया। भाई अर्जुन, फैंग जिक्सियाओ और अन्य लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए, चिल्लाते हुए, भाई अर्जुन, आप बाहर कैसे निकले? हाँ, मैं बरी हो गया। अर्जुन रायजादा मुस्कुराया और हंसा। अरे भाइयों, चलो बाहर खाना खाते हैं और भाई अर्जुन का स्वागत करते हैं।
फैन जी जियाओ ने बड़े गर्व से कहा। अभी रुको, अर्जुन रायजादा ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, पहले काम खत्म कर ले। क्या हम कल खोलने की योजना बना रहे हैं? ये सही है। फैन जी जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, हम कल खुल रहे हैं। मैंने जियांग वेई से पहले ही अपने पिता को आमंत्रित करने के लिए कह दिया है। यदि उसके पिता आकर हमारे उद्घाटन के लिए रिबन काट सके तो ये बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद कोई भी हमसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या वह आएगा? अर्जुन रायजादा भी उत्सुक था। यदि जियांग जोगन रिबन काटने के अवसर पर उपस्थित हो सके तो ये कैसीनो के भविष्य के विकास के लिए एक महान अवसर होगा। फैंग जी जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, कहना मुश्किल है। यहां तक कि जियांग वेई को भी यकीन नहीं है कि उसके पिता आएंगे या नहीं। हमारे लिए ये कहना और भी कठिन है। भाई अर्जुन, हमने श्रीमान को भी आमंत्रित किया है। तियानया ग्रुप सेली और पुलिस स्टेशन से कैप्टन झांग। हे, आप मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? लानत है। अर्जुन रायजादा अचानक गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम पिटाई मांग रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे घर पर कैसीनो खोलने के लिए पुलिस बुलाओ? मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा? फैंग जी जियाओ अचानक चिल्लाया। समूह ने लॉबी में प्रवेश किया, जो कुछ हजार वर्ग मीटर बड़ी थी और पहले से ही कई खंडों में विभाजित थी। अंदर प्रवेश करने पर सबसे अधिक ध्यान स्लॉट मशीनों की पंक्तियों पर गया, जो पैसे निगलने के लिए प्रसिद्ध थी। हालांकि स्लॉट मशीनें अपेक्षाकृत केवल मनोरंजन के लिए होती हैं, इनमें ज्यादा पूंजीगत लेन देन नहीं होता। असली बड़ी धनराशि का लेन देन कैसीनो के अंदर वीआईपी कमरों में होता है। कैसीनो में प्रवेश करते ही सबसे पहले सर्विस काउंटर पर चिप्स के लिए पैसे का आदान प्रदान करना होता है। यहाँ सभी चिप्स क्रिस्टल सिक्के हैं। इसके अलावा वीआईपी लाउंज में जुआ खेलने के लिए भी क्रिस्टल चिप्स की आवश्यकता होती है। चिप्स का उच्चतम मूल्य 10,000 है। जियांगहुआई शहर के सापेक्ष 10,000 की संख्या मुश्किल से ही पर्याप्त है। फैंग जी जियाओ ने तुरंत सर्विस काउंटर पर एक छोटे भाई को चिल्लाकर कहा, अरे जल्दी करो और भाई अर्जुन के लिए खेलने के लिए कुछ सिक्के ले आओ। तुरंत छोटे भाई ने एक शब्द भी नहीं कहा, जल्दी से एक बॉक्स लेकर आया जिसमें हजारों क्रिस्टल सिक्के थे। प्रत्येक का मूल्य 1 आरएमबी था। सिक्कों को सीधे स्लॉट मशीन में डाला जाता था और संबंधित मूल्य प्रकट होता था। आप इन मूल्यों का उपयोग आकार पर दांव लगाने या विशिष्ट फलों पर प्रेस करने के लिए कर सकते थे। कुछ बार खेलने और 20 से अधिक बार हारने के बाद अर्जुन रायजादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं है, अच्छा लग रहा है। आप कुछ जीतेंगे, आप कुछ खोएंगे। ये वास्तव में लोगों में खेलने की इच्छा जगाता है। अर्जुन रायजादा ने कैसीनो में घूमकर वीआईपी कक्ष में प्रवेश किया, जिसमें 10 कमरे थे। प्रत्येक कमरे में पर्याप्त ठंडी हवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था थी तथा अधिकांश सुविधाएं मकाओ पुजिन कैसीनो की तरह ही सजाई गई थी। कैसीनो के अंदर कोई घड़ी या समय बताने वाला उपकरण नहीं था और सुविधाजनक बात यह थी कि सड़क के ठीक सामने एक होटल था, जहां जुआरी थक जाने पर आराम कर सकते थे। वीआईपी कक्ष में लाल रंग का कालीन बिछा हुआ था और बीच में एक बैल का सिर लटका हुआ था, जो महान भाग्य का प्रतीक था। ये जुआरियों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से सुखद था, क्योंकि कुछ पेशेवर जुआरी कैसीनो की सजावट और फेंग शुई पर पूरा ध्यान देते हैं। इस प्रकार यहाँ की व्यवस्था काफी उचित थी। कैसीनो के चारों ओर एक चक्कर लगाने के बाद अर्जुन रायजादा ने जगह के बारे में अपनी समझ का निष्कर्ष निकाला और अपना हाथ लहराते हुए कहा, अच्छा है, सजावट अच्छी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ मशीनों में कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा कैसीनो के अंदर स्टाफ की स्थिति कैसी है? हे भाई अर्जुन, इसकी चिंता मत करो। फैंग जी जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग प्रतिष्ठा के कारण आए थे। अब हमारे कैसीनो ने पहले ही बहुत सारे कर्मचारियों की भर्ती कर ली है। यद्यपि हम श्रीमान से तुलना नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस और यान बुआ, हम अभी भी जियांगहुआई शहर में अपने लिए एक जगह बना सकते हैं। यही भावना है, बहुत बढ़िया। अर्जुन रायजादा ने सिर हिलाया। कैसीनो में पासा चलाने वालों, रूसी रूलेट संचालकों आदि जैसे पेशेवर कर्मचारियों की आंतरिक भर्ती का काम भी पूरा हो चुका है। अर्जुन रायजादा ने बड़े गर्व से इशारा करते हुए कहा, अच्छा है, कैसीनो आखिरकार बनकर तैयार हो गया है। हम कल इसे खोल रहे हैं। आज चलो सब लोग ड्रिंक करने चलते हैं। जब तक हम नशे में न हो जाएं, वापस नहीं आएंगे। हाँ, सभी उत्साहित थे। 1 महीने से अधिक की कड़ी मेहनत के बाद कैसीनो का निर्माण अंततः पूरा हो गया और अब उनकी जेबों में भारी मात्रा में धन आने की उम्मीद थी। सभी के दिलों में उत्साह और खुशी छिपी नहीं रह सकी। फिर मुंह में सिगरेट दबाए अर्जुन रायजादा समूह को पास के होटल की ओर ले गया।